सर फिजिक्स क्या है जो और बात करेंगे हो गया हो गया ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। चलिए आज हम लोग करते हैं DPP 4 का सेकंड 1/3 पार्ट एंड नेक्स्ट लास्ट 1/3 पार्ट कर लेते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो देखिएगा ज़रा क्वेश्चन नंबर 14। तो वी हैव वन एंड ऑफ अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज अटैच्ड, लास्ट क्लास में हो गया था, with a string of length 1 meter. Other end of the rod is attached at point O such that the rod can move in vertical circle. Other end of the string is attached with a block of mass 2 kg. Right? The minimum velocity that must be given to the block in horizontal direction so that it completes the vertical circle. भाई यहाँ पे कुछ स्पीड देना है हमें, right? Such that it completes a vertical circle, right? Already you know, right? कि भाई अगर string है, चाहे complete string हो या चाहे इतना part string हो, in case of vertical circular motion, what you need is आपका ये जो string में tension है ना, ये tension it cannot be zero at any particular point. खाली topmost point पे, limiting point पे you can take it as zero, right? क्योंकि उसके बाद next instant पे फिर से immediately tension develop हो जाएगा and it will continue to remain in vertical circle, right? तो भाई string है, string में tension zero नहीं होना है, खाली topmost point पे zero लेके minimum speed के लिए topmost point पे हम zero tension ले लेंगे, अपना v आएगा √gr। ओके, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर स्पीड √gr है तो डेफिनेटली ये तो आप सीधा आप याद रखने वाला पार्ट है, आप जानते हैं। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे भाई डेफिनेटली √5gr आपका स्पीड होना चाहिए इन दिस केस ऑल्सो, राइट? तो डेफिनेटली स्पीड √5gr व्हाटएवर आंसर आएगा। ओके, अब कुछ बच्चे ये पूछे थे कि भाई इफ मासलेस रॉड है तो भाई इफ दिस इज द स्ट्रिंग एंड ये रॉड है तो क्या सर क्वेश्चन चेंज होगा? ठीक है, आप बताइए फिर से। when it starts to rotate, भाई जब टॉप पॉइंट पे आएगा, अगेन भाई कंडीशंस तो वही है। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में द टेंशन कैनॉट बी जीरो एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज अगर कहीं पे टेंशन जीरो होता है तो वो स्लैक हो जाएगा, करेक्ट? ये वाला पार्ट स्लैक हो जाएगा, करेक्ट? तो यहाँ पे भी भाई बॉटम मोस्ट पॉइंट पे डेफिनेटली स्पीड √5gr ही होना चाहिए। तो √5gr क्या होगा भाई? √5g का वैल्यू 10, r का वैल्यू दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। तो टोटल r भाई आपका, दिस इज माई r, ये भाई 2 मीटर है, तो √100 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, a particle sticks to a wooden loop. If the particle reaches at the lowest point for the first time after time capital T, then the displacement of center of mass of the system in this time interval is, right? तो भाई एक particle है which is going with speed u and colliding and sticking to the topmost point. फिर this will start to translate because center of mass का velocity है horizontal direction में. It will also start to rotate, right? अच्छा, ये बताइए whatever is the reaction between these things apart from this, कोई और एक्सटर्नल फोर्स है तो वो डेफिनेटली किस डायरेक्शन में, चाहे ये पार्टिकल कहीं पर भी हो, पार्टिकल का mg वर्टिकल होगा, इसका mg वर्टिकल होगा, देयर इज नो फ्रिक्शन, नीचे से नॉर्मल भी वर्टिकल होगा, ओनली वर्टिकल फोर्सेस है। एक्स डायरेक्शन में भाई अगर फोर्स होगा पार्टिकल एंड रिंग के बीच में, अगर कोई रिएक्शन है उसका कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, दैट विल स्टिल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। सो देयर इज नो नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन बिकॉज भाई योर ग्राउंड इज स्मूथ ना। तो आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, विल दिस रिमेन कांस्टेंट? यस डेफिनेटली। भाई कितना है? m1u1 plus m2u2, ring was initially at rest upon total mass 2m. तो your velocity of center of mass in x direction is u/2 and this remains constant. Okay, तो center of mass हमेशा u/2 स्पीड से ही आगे बढ़ेगा। Okay, क्वेश्चन पूछ रहा है the displacement of the center of mass of the system in this time interval, कौन सा time interval? It rotates, right? And this particle comes to the bottom point in time t करके दे रखा है, time t दे रखा है, यानी कि भाई velocity पता है, displacement of center of mass in x direction आपको पता है। Okay, तो क्या है भाई? Initially you have something like this, collision होते ही just you have something like this, भाई ये center है, center of the ring ना, and your center of mass will be here. Okay, तो ये half rotation करने के बाद somewhere around here, okay, आपका वो जो पार्टिकल है वो बॉटम पॉइंट पे आ गया है। ओके, तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? अब सेंटर ऑफ मास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है।
ओके, तो सेंटर ऑफ मास का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दिस विल डेफिनेटली बी वेलोसिटी इनटू टाइम। आपका वेलोसिटी भाई कांस्टेंट है, u/2 है, तो टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, यू डोंट हैव टू वरी, u/2 इनटू टाइम कैपिटल T। अच्छा, y डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जरा देखिए। ओके, तो सेंटर वाले पार्ट, सेंटर ऑफ द सर्कल से r/2 ऊपर है, बिकॉज इक्वल मास, राइट, इक्वल मास है तो भाई सेंटर पे रहेगा, r/2 ऊपर, फिर बाद में क्या है भाई, r/2 नीचे। ओके, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? r के बराबर है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? i कैप माइनस j कैप, तो आंसर इज √ut/2 का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट, ut/2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। ये थोड़ा गुड क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एंड इट इज अ गुड क्वेश्चन, राइट, नॉट वेरी हार्ड, इजी क्वेश्चन। The figure shows a block of mass capital M is equal to 2m। तो भाई आपके पास एक ब्लॉक है whose mass is 2m having a spherical smooth cavity, you have a smooth cavity inside जो कि spherical है and वो smooth है, ये पूरा cavity वाला पार्ट है। ओके, so this whole region is cavity, right, of radius r placed on a smooth horizontal surface, important, smooth horizontal surface है। There is a small ball of mass small m moving at an instant vertically downward। तो there is a small particle of mass m which is moving vertically downward in this instant, right, ये नीचे जा रहा है with some speed v, okay, with velocity v with respect to the block। okay, keyword with respect to, so this velocity is relative velocity of that particular ball with respect to this particular block, right, at this instant। तो इस instant पे आपको बताना है the normal reaction on the ball by the block is mv²/r। ये देखते हैं, the normal reaction on the ball by the block is 2/3 mv²r। the acceleration of the block with respect to the ground is v²/3r। the acceleration of the block with respect to the ground is v²/2r, right। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 16 से you have multiple bit questions। ये रहा फर्स्ट मल्टीपल बिट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। ऑल्सो ये बताइए, अगर आप इस ब्लॉक के फ्रेम में जाके इस पार्टिकल को देखेंगे, विल दैट बी डूइंग अ सर्कल? डेफिनेटली यस। वो ग्राउंड के फ्रेम में सर्कल नहीं करेगा, ब्लॉक के फ्रेम में वो सर्कुलर मोशन में रहेगा, राइट। तो ग्राउंड के फ्रेम में क्या होगा, सर्कुलर मोशन के साथ साथ वॉट एवर द मोशन द ब्लॉक इज डूइंग वो भी आपको सुपरपोज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो डेफिनेटली दिस ब्लॉक के फ्रेम में, अब भाई आप ब्लॉक पे बैठ के देखिए, ब्लॉक पे बैठ के अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली भाई ये पार्टिकल तो ऐसे ही गोल गोल घूम रहा है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, करेक्ट। तो ब्लॉक के फ्रेम में डेफिनेटली दिस पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन। तो जो भी सर्कुलर मोशन के प्रॉपर्टीज है, ऑल दोस थिंग्स आई विल अप्लाई इन द फ्रेम ऑफ द ब्लॉक। चलिए अब यहाँ पे अगर आप ब्लॉक का एंड इस पार्टिकल का अगर आप एफबीडी बनाते हैं तो भाई क्या आएगा, यू हैव समथिंग लाइक दिस, ब्लॉक कैविटी सर्कल, ओके। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज सम नॉर्मल, राइट, नॉर्मल है तो कुछ कर्वेचर होगा इसका, राइट, सम कर्वेचर जिसकी वजह से भाई देयर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन इट, लेट अस से दैट इज एफ। तो इक्विवेलेंट ऑपोजिट फोर्स क्या ब्लॉक पे लगेगा, डेफिनेटली यस, राइट। एंड ब्लॉक का मास आप जानते हैं, ब्लॉक का मास क्वेश्चन में दे रखा है 2m, तो दिस मास इज 2m, ओके। तो एक तो ये इक्विवेलेंट ऑपोजिट फोर्स हो गया। I can write this equation भाई, इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे कोई और फोर्स लग रहा है क्या, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो फ्रिक्शन। तो यही जो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको मैंने F ले लिया है, तो दिस विल बी द इक्विवेलेंट ऑपोजिट फोर्स व्हिच इज डेवलपिंग, ओके। अब देखते हैं भाई क्या इस पर्टिकुलर ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन रहेगा। भाई ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, ग्राउंड स्मूथ है, तो डेफिनेटली द ब्लॉक विल बी एक्सेलरेटिंग। लेट अस अज्यूम कि भाई ब्लॉक का एक्सेलरेशन A है, right, A is acceleration of block. Now this is the actual acceleration of block, right? तो भाई force F है, तो I can write F is equal to mass, 2m mass है, mass into acceleration, equation 1. Okay, now हम लोग इस पार्टिकल का FBD बनाएंगे with respect to the block. FBD of particle with respect to block.
ओके तो ब्लॉक के फ्रेम में तो डेफिनेटली इट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ से डेफिनेटली रेडियस आर, राइट। ओके तो ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, एक तो दिस इक्विवेलेंट ऑपोजिट नॉर्मल जिसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेम आपका लेफ्ट साइड जा रहा है, आई हैव टू टेक दिस सूडो फोर्स किससे बराबर, मास इनटू acceleration of the frame in the opposite direction। भाई फ्रेम का acceleration इधर लिया है तो on this and this side, this is the FBD of that particular block, that particle with respect to block। अच्छा with respect to block क्यों जा रहे हैं, एक तो भाई I know what are the forces acting on it in horizontal direction, apart from that mg है उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। अच्छा inside when it is moving in a circle with speed v with respect to block, speed v है with respect to block, तो भाई जिस circular motion में है उसका instantaneous speed क्या है, v है। तो डेफिनेटली टुवर्ड्स द सेंटर कितना स्पीड कितना फोर्स होना चाहिए, mv स्क्वायर बाय आर। तो इक्वेशन आई गेट हियर इज f प्लस ma इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय आर, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक। वाई भाई, बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक इट इज इन अ सर्कल, करेक्ट। तो f प्लस ma इज इक्वल टू mv square upon radius of curvature with respect to that particular block is circle, right? It is moving in that say this hollow, yeah, in this particular circle of radius। तो f plus ma is equal to mv square by r, f का वैल्यू 2ma plus ma 3ma is equal to mv square by r। तो भाई आपका एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ना, एक्सेलरेशन कितना हो गया, mv स्क्वायर, m कट जाएगा सॉरी, v स्क्वायर अपॉन 3r, right? This is the acceleration of the block। Okay, options, acceleration of the block with respect to the ground is v square by 3r, with respect to ground इसका acceleration a लिया था। Okay, दूसरा, the normal reaction on the block by the block on the particle या ball by the block is, अच्छा normal reaction क्या है भाई, f का वैल्यू किससे बराबर, 2ma, तो f is 2m into a which is v square by 3r। The normal reaction between this block and particle is 2 mv square by 3r। Done with the question। Okay, बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस और भी राइट देखे होंगे आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स a and b each of mass m each are connected to each other by a spring of constant k। Okay, the block B is initially shifted by a small distance x naught to the left। चलिए इस ब्लॉक को हम x naught कंप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब फ्रॉम नेचुरल लेंथ एंड रिलीज। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस प्रॉब्लम आफ्टर द स्प्रिंग अटेन्स इट्स नेचुरल लेंथ, राइट। तो भाई क्या है कहानी, ऐसा है सिस्टम, ये वॉल है, ग्राउंड इज स्मूथ, मैं इसको इस ब्लॉक को दबा के मैं रिलीज कर रहा हूँ। तो भाई इनिशियली इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, डेफिनेटली यस। भाई ये फोर्स लगाएगा जब तक इसको स्प्रिंग कंप्रेस करेगा, जब तक स्प्रिंग में कंप्रेशन है या स्प्रिंग इस तरफ पुश करेगा अवे फ्रॉम द स्प्रिंग बिकॉज कंप्रेशन है, तो भाई उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से या इस वॉल से लगेगा टू बैलेंस इट, बिकॉज दिस विल नॉट मूव, राइट, एटलीस्ट दिस विल नॉट मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो भाई अगर लेफ्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स है दैट विल डेफिनेटली बी बैलेंस्ड बाई नॉर्मल फ्रॉम द वॉल। ओके, तो क्या होगा भाई, इसको कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो ऐसे ही बिहेव करेगा, ये यहीं पे रहेगा एंड दिस विल स्टार्ट टू मूव एंड यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेचुरल लेंथ अटेन करते वक्त पहले ये निकाल लेते हैं कि भाई ब्लॉक है, दिस विल नॉट मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन, नहीं जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो दैट विल बी बैलेंस बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो भाई ये वाला ब्लॉक आगे चला जाएगा वापस, x नॉट आगे बढ़ के, इसका स्पीड कुछ ऐसे हो जाएगा, लेट अस से दैट स्पीड इज v नॉट, दिस इज स्टिल एट रेस्ट बिकॉज फोर्स पीछे लग रहा था, दैट विल बी बैलेंस बाय द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वॉल। चलिए ये v निकाल लेते हैं, राइट। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर, तो सॉरी 1/2 कटेगा, v नॉट का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट k बाई m इंटू एक्स नॉट। ये तो आप वैसे SHM वाला प्रॉपर्टी से ए ओमेगा लिख सकते थे सीधा सीधा, राइट। चलिए एक्स नॉट इंटू ओमेगा, ओमेगा यू नो इस सिस्टम का अंडर रूट k बाई m है बिकॉज दिस इज लाइक अ फिक्स्ड बॉडी, एक ही पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। चलिए नॉट नेसेसरी, चलिए ऐसे हमने निकाल लिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, पूछ रहा है the velocity of the center of mass of the system is 1/2 k by m x naught। is this correct or wrong? Definitely this is correct because we have इस टाइप का कोई कहानी है भाई, ये ब्लॉक रेस्ट पे ही है,
ये नेचुरल लेंथ पे आ गया है, इसका स्पीड, अगर इसका स्पीड v0 है तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, दोनों का मास बराबर है तो क्या आएगा भाई, mv0 प्लस अगर पार्टिकल इज एट रेस्ट अपॉन m plus m, that will be 2m. So this is definitely v0 by 2. तो क्या हो गया भाई, v0 क्या आया था, रूट k by m into x0 1 by 2, राइट, 1 by 2 रूट k by m into x0, राइट। चलिए भाई यहाँ तक सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या था, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज डेफिनेटली दिस, तो देखिए वो आंसर सही है। चलिए मैक्सिमम इलोंगेशन कैसे निकालेंगे भाई, तो आई हैव सम दिस v0, अच्छा इसके बाद जब ये आगे जाने लगेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी एन इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, राइट। तो भाई इलोंगेशन होगा, अच्छा इलोंगेशन कब मैक्सिमम होता है ये आप जानते हैं, ये आगे जाएगा, इसका स्पीड कम होते जाएगा, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा एट अ इंस्टेंट, राइट। आगे जाने के बाद यू विल हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, जब दोनों का स्पीड कॉमन आ जाता है, करेक्ट। आप जानते हैं जब कॉमन स्पीड आता है तभी आपका कंप्रेशन या मैक्सिमम बराबर मैक्सिमम होगा, राइट। तो मासेस बराबर है, मास क्या है m एंड m, तो भाई मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकालेंगे आप, रेड्यूस मास वाला कॉन्सेप्ट से एक लाइन में निकाल सकते हैं, राइट, या आप काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी कंजर्व करके भी निकाल सकते हैं। तो भाई ये कॉमन स्पीड क्या होगा, राइट, एट मैक्सिमम, दिस इज ये यहाँ पे नेचुरल लेंथ है, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन दोनों का मास अगर बराबर है तो व्हाट विल बी दिस कॉमन स्पीड b, दैट इज mv0 प्लस 0 इज इक्वल टू 2m v कॉमन, तो भाई v कॉमन तो डेफिनेटली v0 बाई 2 है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल जीरो नहीं होगा मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, बिकॉज बोथ द ब्लॉक्स कैन नॉट बी एट रेस्ट डेफिनेटली इन दिस केस भी, राइट। तो चलिए भाई व्हाट वी विल डू इज हाफ m v0 स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल तो जीरो है भाई, ये सिचुएशन में आपका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, दैट विल बी हाफ, टोटल मास 2m, स्पीड इज v0 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ के x स्क्वायर, राइट। यहाँ से यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, तो हाफ 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 कटा, दिस इज mv0 स्क्वायर, दिस इज 4 आएगा, mv0 स्क्वायर बाई 2 उस तरफ जाएगा तो आई हैव गॉट mv0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू kx स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या है भाई, अंडर रूट m बाई 2k इंटू v0 आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, योर v0 इज अंडर रूट k बाई m इंटू x0, तो आप निकालेंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, 1 बाई रूट बच रहा है, तो डेफिनेटली व्हाट x0 अपॉन रूट 2, तो आंसर इज x0 अपॉन रूट 2, द मैक्सिमम इलोंगेशन इज x0 अपॉन रूट 2, दैट इज ऑल्सो फाइन, ओके। अब देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक A इन सब्सिक्वेंट मोशन, राइट। तो वापस आ जाते हैं इस सिनेरियो पे, वी हैव गॉट दिस, अब यहाँ पे दिस इज ब्लॉक A, आप बताइए मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, मासेस बराबर है तो ये थोड़ा इलास्टिक कोलिजन की तरह होता है, आप जानते हैं, बिकॉज योर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड ऑल्सो योर एनर्जी इज कंजर्व्ड, राइट। तो इलास्टिक कोलिजन ऐसे अज्यूम कर लीजिए ये v0 से जा रहा है, ये रेस्ट पे है, तो भाई फाइनली आफ्टर दैट कोलिजन हैपेंस क्या होता है, वो v0 से जाता है और ये रेस्ट पे आ जाता है, उसका ऑपोजिट। तो भाई क्योंकि मासेस बराबर है डेफिनेटली इसके बाद ये सिनेरियो आएगा 1/4 ऑफ द टाइम के बाद, फिर एक और 1/4 ऑफ द टाइम के बाद क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या है, एक्सटेंशन है, दर इज एक्सटेंशन, तो ये और स्लो होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा, अच्छा इसका स्पीड जितना स्लो होगा इसका स्पीड उतना ही बढ़ेगा, बिकॉज मासेस इज बराबर एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, तो कम होते 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 ये जीरो होगा, बढ़ते 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 ये v0 होगा वापस नेचुरल लेंथ पे, राइट। तो इसके बाद वाला सिनेरियो वापस जब नेचुरल लेंथ होगा इन दोनों ब्लॉक्स का स्पीड क्या हो जाएगा या वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, वापस नेचुरल लेंथ पे आ गया है, दिस विल बी इट्स मैक्सिमम स्पीड, राइट। इसके बाद क्या होगा भाई, नाउ दिस इज डेफिनेटली अप्रोचिंग, तो भाई अब क्या होगा, कंप्रेशन आने लगेगा, कंप्रेशन आएगा तो फोर्स पीछे, अब वापस क्या होगा, इसका स्पीड कम होते जाएगा, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, आधा टाइम के बाद क्या होगा भाई, वापस ये सिनेरियो आ जाएगा, दिस विल कम टू रेस्ट एंड दिस विल अगेन बी स्टार्टिंग टू मूव विद स्पीड v0, बीच में एक मैक्स कंप्रेशन स्टेट आएगा, वापस क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम v0 एंड भाई वो कंटिन्यू होते जाएगा, राइट। ऑल आई वांट इज दिस सिनेरियो, दिस सिचुएशन, इसका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, डेफिनेटली v0 होगा, बिकॉज दीज टू मासेस आर इक्वल, आप डायरेक्टली भी मार्क कर सकते थे इन दिस केस कि
maximum speed of block A during subsequent motion is v naught, which is root m by k into x naught. And इस सिचुएशन पे द अदर ब्लॉक B क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है अगेन, बट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट्स और जगह कई जगह कंस्ट्रेंट्स में भी यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ABC, यानी कि ऑल हैव द सेम मास m, lie on a smooth horizontal table. Light inextensible strings which are just taut connect AB and BC. And triangle ABC is ये कोई angle that is 135 degrees, ठीक है। An impulse J is imparted to the particle C. इस particle को we are giving a sudden impulse, right? कुछ sudden धक्का दिए हैं and ऐसे झटका दिए हैं, and we are giving an impulse J to this block C. Okay. Mass of each particle is m. Choose the correct options. देखिए speed, speed, speed. ओके, हर ब्लॉक का स्पीड निकालना है। वी हैव अ सिनेरियो लाइक दिस, तीनों का मास m है, दिस इज 135, दैट इज दिस इज 45। भाई इसको आपने एक सडन इम्पल्स दिया है, तो भाई क्या यही मूव करेगा, इसकी अगर ये मूव करेगा इसके साथ ये मूव करेगा, डेफिनेटली मूव करेगा, ठीक है। अब अगर ये मूव करेगा तो ये भी हो सकता है मूव करें, तो थोड़ा पहले ये देख लेते हैं भाई कंस्ट्रेंट क्या है। करेक्ट, कंस्ट्रेंट ये होगा, इफ द स्ट्रिंग्स आर टॉट along the strings direction there cannot be any relative velocity, otherwise the string will break or it will become slack, right? अगर रिलेटिव अवे है तो भाई स्ट्रिंग टूट गया है, स्प्रिंग तो है नहीं, वो स्ट्रिंग है, एंड अगर रिलेटिव टूवर्ड है तो भाई स्ट्रिंग स्लैक हो गया। ओके, नंबर 1 इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट अस से भाई इस क्वेश्चन में मैंने हटा के इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग्स इफ आई कनेक्ट टू स्प्रिंग्स हियर, भाई यहाँ पे एक स्प्रिंग, यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया, जैसे ही ये धक्का दिया क्या होगा भाई, स्प्रिंग फोर्स कैनॉट बी impulsive, right? Spring force is non-impulsive force। उस केस में तो बहुत सिंपल है भाई, क्या होगा, अगर यहाँ पे if we had springs connected instead of strings, करेक्ट, तो जैसे ही हम इसको धक्का देंगे स्प्रिंग इमीडिएटली कोई इम्पल्स नहीं लगाएगा, दिस ब्लॉक विल जस्ट मूव ऑफ विद स्पीड कितना भाई, इम्पल्स जे दिया है तो J अपॉन m स्पीड से वो चला जाएगा, राइट। इफ वी हैड स्प्रिंग्स ना, वो तो बहुत ही सिंपल है, वो क्वेश्चन तो नहीं है ये। चलिए यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट इम्पल्स, इस पे पीछे इस पे आगे। भाई जब ये मूव करने की टेंडेंसी आएगी तो भाई यहाँ पे भी एक इम्पल्स लगेगा इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। तो लेट अस से वो उन स्ट्रिंग्स के वजह से, स्ट्रिंग के वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट इम्पल्स लगता है दोनों तरफ, राइट, दोनों एंड्स पे। चलिए तो वो इम्पल्सेस कैसे लगते हैं ये देख लेते हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव, यहाँ पे मैंने इम्पल्स J, सडन इम्पल्स J दिया हुआ है। लेट अस से भाई इस स्ट्रिंग में, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में एक इम्पल्स J1 डेवलप हो रहा है ऑन दिस ब्लॉक पीछे की तरफ एंड इस ब्लॉक पे आगे की तरफ। ओके, एंड ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि आफ्टर दिस इम्पल्स इज गिवन दिस बॉडी इज मूविंग विद स्पीड v, राइट। ऑब्वियसली भाई इम्पल्स इस तरफ है, ऑपोजिट इम्पल्स इस तरफ है, ये इसी तरफ जाएगा, तो लेट अस अज्यूम कि वो स्पीड v है। ओके, अब देखिए इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे इम्पल्स किस तरफ है। ओके, व्हाट आई हैव इज, ये J1 इम्पल्स लगेगा, तो भाई जैसे ही इसके मोशन की टेंडेंसी आएगी, देखिए कोई अवे कंपोनेंट तो है ही है, तो यू विल हैव एन इम्पल्स इन दिस डायरेक्शन एंड वही इक्वल एंड ऑपोजिट इम्पल्स इस पे लगेगा। ओके, एक चीज तो ये डिसाइड हो गया था कि दिस विल डेफिनेटली मूव इन दिस डायरेक्शन। चलिए ये किस तरफ मूव करेगा, ये सेकंड ब्लॉक, डेफिनेटली ये ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। भाई हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पे था, जिस डायरेक्शन में फोर्स या इंपल्स लगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ड्यू टू दिस इंपल्स लेट अस से भाई कि इसका वेलोसिटी v2 है। ओके, तो देखते हैं भाई कि इसका कंस्ट्रेंट क्या होगा ना, ये बीच वाले का। ओके, तो ये बताइए इस बीच वाले ब्लॉक पे इंपल्सेस किस तरफ लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मुझे पता है पहले से किस तरफ है, J1 एंड J2 के वैल्यूज या मैग्नीट्यूड या रेशियो क्या मुझे पता है। आई ओनली नो दिस एंगल, ये एंगल 45 है, ये मैं जानता हूँ। आई डू नॉट नो द नेट इम्पल्स का डायरेक्शन, बट आई डेफिनेटली नो कि इस प्लेन में ही मूव करेगा। लेट अस से भाई एक x कॉम्पोनेंट है, एक y कॉम्पोनेंट है, लेकिन y कॉम्पोनेंट डेफिनेटली क्या होगा, इसका v2 है, तो डेफिनेटली इसका इस डायरेक्शन में तो डेफिनेटली क्या होगा, वेलोसिटी v2 ही होगा। y वाला पार्ट क्या है, आई डू नॉट नो, लेट मी अज्यूम दिस इज v1। चलिए इसके रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है, नहीं, v2 एंड v2 हमने ले लिया बराबर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसका और इसका भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग, राइट।
तो ये बताइए v2 का इधर वाला कंपोनेंट एंड v1 का भी इधर वाला कंपोनेंट किससे बराबर, दैट शुड बी इक्वल टू v। चलिए लेट अस मेक दैट इक्वेशन, क्योंकि 45 डिग्री से, राइट। तो v1 cos 45, v2 cos 45, और cos 45 sin 45 1 by root 2। तो I have this relation v1 by root 2 प्लस v2 by root 2 इज इक्वल टू v। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, राइट, क्लियर। तो कंस्ट्रेंट ऑन दीज टू पार्टिकल्स, जिससे ये v2 ले लिया है, इन दोनों के हिसाब से कंस्ट्रेंट लगा के v2 का इधर वाला कंपोनेंट एंड v1 का भी इधर वाला कंपोनेंट v के बराबर, दैट इज माय फर्स्ट रिलेशन। दूसरा तो इक्वेशन भी नहीं लिखा है, सीधा सीधा v2 ले लिया है, राइट, देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग दिस स्ट्रीम। ओके, तो अब भाई बस मोमेंटम कंजर्वेशन या इम्पल्स वाला फोर्स इक्वेशंस बना लेते हैं। इम्पल्स जे ऊपर लग रहा है, J1 पीछे लग रहा है, तो इक्वेशन नेट इम्पल्स क्या हो गया, J माइनस J1 इज इक्वल टू, इसका मास m v, वेलोसिटी v लिया है, इज इक्वल टू mv। चलिए इक्वेशन 2, इसका देखिए ये थर्ड बॉडी का आगे J2 लगा है, कोई और तो नहीं लग रहा है इस पे, राइट। तो J2 इज इक्वल टू, डायरेक्टली आई कैन राइट फॉर दिस, J2 इज इक्वल टू m into v2, okay, because this is moving in both x and y direction। तो इसको इस इम्पल्स को भी रिजॉल्व कर लेते हैं, x वाला पार्ट एंड y वाला पार्ट। चलिए इसका x वाला पार्ट क्या होगा, J1 cos 45, दैट इज J1 अपॉन रूट 2 माइनस J2, राइट, J2 पीछे की तरफ है, माइनस J2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या लिया है v2 इक्वल टू mv2, बिकॉज मास इज सेम mv2। ओके, तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट क्या है, J1 cos 45, J1 cos 45 is again J1 by root 2, J1 by root 2 is mv1, ओके, J1 by root 2 is mv1। चलिए इन सारे इक्वेशंस को यूज करके आपको v1 एंड v2 एंड v तो आ जाएगा भाई, ऑब्वियसली यहाँ से v आ जाएगा, v1 v2 आ गया तो v आ जाएगा। यू हैव टू सॉल्व फॉर v1 एंड v2, राइट। बेस्ट वे क्या होगा, चलिए लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस J2 हियर। तो भाई क्या आएगा यहाँ से इक्वेशन, J2 mv2 है, लेट मी सब्स्टिट्यूट दैट हियर। तो J1 आ रहा है, क्या आ रहा है, mv2 लगाएंगे, इस तरफ जाएगा तो 2mv2, ओके। तो J1 बाई रूट 2 इज 2mv2। चलिए देखिए यहाँ से v1 एंड v2 का रिलेशन आ जा रहा है, देखिए इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को, आई हैव गॉट J1 by root 2 is equal to 2mv1 also equal to 2mv2 is equal to mv1, it is also equal to 2mv2, 2mv2। यहाँ से m कट के दिख रहा है आपको, v1 is equal to 2v2 आ जाएगा। अब you just have to substitute wherever you want। चलिए इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो J माइनस J1, चलिए पहले ये v2 का वैल्यू निकालते हैं, राइट, बिकॉज v1 तो किसी का नहीं है, v2 है। तो J माइनस J1 किससे बराबर, J1 इज v2 के टर्म्स में J1 इज 2 रूट 2 mv2, राइट। तो J माइनस J1 इज 2 रूट 2 mv2 is equal to m into v, v का वैल्यू क्या है, v1 by root 2 प्लस v2 by root 2, यानी कि v1 प्लस v2 by root 2, तो 1 by root 2 इंटू v1 प्लस v2। अच्छा, v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा, v1 क्या है, 2v2 है, तो 2v2 प्लस v2 दैट विल बी 3v2, ओके। तो चलिए यहाँ से फिर क्या आएगा, लेट मी शिफ्ट इट दिस साइड। तो J इज इक्वल टू 2 रूट 2m, उधर जाएगा रूट 2 LCM लूँगा तो 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, 7mv2 अपॉन रूट 2। भाई v2 का वैल्यू आ गया, दैट इज द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक, v2 इज रूट 2j अपॉन 7m। वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक आ गया है रूट 2j अपॉन 7m। तो देखिए आंसर, रूट 2 मिसिंग है, यहाँ पे है, राइट, ये रहा, रूट 2j अपॉन 7m। दिस इज द स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक आफ्टर द इम्पल्स इज इम्पार्टेड, ठीक है। एक बार ये v2 आ गया तो भाई v1 भी आ जाएगा डेफिनेटली, कहाँ गया, ये v2 है तो v1 तो आ ही जाएगा। v1 कितना है, v1 इज 2 टाइम्स v2, दैट इज 2 रूट 2
जे अपॉन 7m, करेक्ट। अब एक एक अब सब कुछ तो निकाल सकते हैं। इसका क्या है भाई, v1 प्लस v2 बाई रूट टू, एंड इसका क्या है अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, राइट। चलिए फिर ब्लॉक बी का निकालते हैं। ब्लॉक बी का क्या है, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर विच इज कितना आएगा भाई, v1 स्क्वायर में क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर 2 रूट 2 बाई 7 का होल स्क्वायर, जे बाई एम तो कॉमन है, चलिए जे बाई एम बाहर कर देते हैं, 2 रूट 2 बाई 7 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 बाई 7 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से ब्लॉक बी का भी स्पीड आ जाएगा, स्पीड ऑफ ब्लॉक बी इज रूट 10 जे बाई 7m, 7 भी बाहर आ जाएगा बल्कि, ओके। 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 8 प्लस 2 इज 10, दिस इज रूट 10 जे बाई 7m, राइट। ब्लॉक बी का भी स्पीड आ गया। अच्छा ब्लॉक सी का स्पीड क्या होगा, ऑब्वियसली सी का स्पीड क्या है, यहाँ से आपको दिख रहा है, दिस इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक सी, v1 बाई रूट टू प्लस v2 बाई रूट टू। v1 बाई रूट टू करेंगे तो 2 जे अपॉन 7m आएगा, यहाँ पे 1 जे अपॉन 7m, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 जे अपॉन 7m, तो आंसर इज 3 जे अपॉन 7m। आंसर आर ए बी एंड सी। आसान क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्लाइटली, कहीं और जगह भी इस टाइप का एप्लीकेशन आपको लगता है तो डेफिनेटली याद रखिए। ओके चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशंस आपको बनाना है, सॉल्व आपकी मर्जी, कैसे भी आप सॉल्व कीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is attached to an end of rigid rod, the rod is hinged and at the other end and it rotates in the horizontal plane about the hinge, ठीक है। its angular speed is increasing at constant rate, भाई angular speed constant rate से increase कर रहा है, यानी कि you have some alpha, the mass of the particle is m, correct, मतलब एक end पे particle को attach किया है, particle is attached at the end of the rigid rod, okay। the force exerted by the rod on the particle is f bar, then choose the correct alternatives। I think diagram is missing, मैं बता देता हूँ diagram क्या होना चाहिए। you have a rod, horizontal plane में है ये rod, एंड एंड पे एकदम एंड पे यू हैव दिस पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल का मास m है, राइट। यू हैव समथिंग लाइक दिस, भाई ये रॉड है, एकदम एज पे पार्टिकल है एंड ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप रोटेट कर रहे हैं, करेक्ट। तो भाई रॉड क्या ये रॉड से अटैच्ड है, तो डेफिनेटली रॉड ही इस पार्टिकल को घुमा रहा है, डेफिनेटली यस, ठीक है। अब mg को कौन बैलेंस कर रहा है, mg को भी रॉड ही बैलेंस कर रहा है, एंड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली रॉड ही प्रोवाइड कर रहा है। तो व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कल। चलिए मानते हैं कोई भी इंस्टेंट पे इसका ओमेगा है, तो एक तो भाई टुवर्ड्स द सेंटर यू हैव दिस m ओमेगा स्क्वायर r, ये वाला फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स। भाई वैसे mg इस प्लेन में, mg नीचे की तरफ, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पे हमने लिया है, mg अंदर की तरफ है, उसको भी रॉड ही बैलेंस कर रहा है, तो डेफिनेटली बाहर की तरफ एक फोर्स है mg। चलिए बाहर वाला जो फोर्स है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो डॉटेड लाइन है ये बाहर वाला फोर्स है, करेक्ट, मतलब इट इज कमिंग आउटसाइड एंड इससे परपेंडिकुलर है, तो चलिए मैं ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये डॉटेड लाइन दिस इज एक्चुअली कमिंग आउटसाइड, दिस इज इक्वल टू mg। ओके तो आपका नेट फोर्स F बार क्या होगा, डेफिनेटली अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो चलिए अब जब आपका इफ यू हैव अ कांस्टेंट अल्फा भी है तो आपका ओमेगा क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। लेट अस से 0 से स्टार्ट होके वो इंक्रीज करते जा रहा है, तो डेफिनेटली एफ का वैल्यू क्या होगा, mg से ज्यादा होगा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये भाई गलत हो गया। द एंगल बिटवीन एफ बार and the rod decreases, the angle between f bar and horizontal decreases, ठीक है। चलिए दोनों का मीनिंग एक ही हुआ एंड दोनों करेक्ट होंगे, बिकॉज आपका रॉड तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है ना, तो आपका इधर m ओमेगा स्क्वायर r है, ये mg है, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होगा। अच्छा रॉड का ओमेगा बढ़ते जाएगा, तो भाई आप बताइए ये जो f है आपका, ये tan थीटा किससे बराबर होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके लेट अस से भाई ये mg है, ये ओमेगा स्क्वायर r है, लेट अस टेक दिस पर्टिकुलर एंगल, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो आप बताइए tan थीटा किससे बराबर है, tan थीटा इज इक्वल टू, भाई एंगल थीटा है, ये वाला फोर्स mg है, ये वाला m ओमेगा स्क्वायर है, tan थीटा विल बी mg अपॉन m ओमेगा स्क्वायर r,
ओके अब एज टाइम इंक्रीजेस आपको बताना है भाई कि ये पार्टिकल जो है जिस पे फोर्स एफ बार रॉड लगा रहा है तो ये एंगल क्या हो रहा है, एक तो वो एफ टू एम जी से ज़्यादा है, दैट इज डन। सेकेंड ऑप्शन क्या है भाई, एंगल बिटवीन दिस थीटा है ना, यही एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड द फोर्स है, दिस इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड द रॉड। ये बताइए जैसे टाइम होते जाएगा आपका ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, तो टैन थीटा क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जाएगा। भाई टैन थीटा डिक्रीज होते जाएगा तो थीटा क्या है भाई, थीटा विल आल्सो डिक्रीज, टैन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। तो बोथ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट एज शोन। द एंगल बिटवीन, जैसे ये ऐसे घूमते 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 ओमेगा बढ़ते 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 ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स बड़ा फोर्स की तरफ आ जाएगा ना, बिकॉज अदर फोर्स इज कांस्टेंट, डेफिनेटली यस, राइट नोट। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन on a horizontal surface, all right, so एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, the particle's position and velocity at t equal to 0 are as shown। my uniform circular motion है, your omega is constant, omega v by r होगा obviously। चलिए v ऊपर की तरफ है, okay, which of the indicated variables on the vertical axis is are correctly matched by the graph shown। अच्छा कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, उनके ग्राफ दिया हुआ है, आपको मैच करना है कि कौन सा ग्राफ सही है। अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हर चीज ओमेगा से ही रोटेट करता है, पार्टिकल तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, दैट्स फाइन। अच्छा आपका वेलोसिटी भी क्या ओमेगा से रोटेट करेगा, एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, पूरा ऐसे वेलोसिटी का रोटेशन हो जाएगा, राइट। आधा टाइम पीरियड में देखिए ऑपोजिट हो जाएगा, राइट, फिर आधा टाइम पीरियड में वापस ऑपोजिट, तो भाई वेलोसिटी भी एक चक्कर मारेगा, मतलब घूमेगा, मैग्नीट्यूड में नहीं, ओनली डायरेक्शन। अच्छा एक्सेलरेशन देखिए, जब वेलोसिटी इस तरफ है एक्सेलरेशन इस तरफ है, राइट। एक्सेलरेशन देखिए एक पूरा मोशन में एक्सेलरेशन भी ऐसे घूम जाएगा, बिकॉज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखिए, इधर है फिर इधर है फिर इधर फिर इधर, ऐसे ऐसे ये भी एक चक्कर मारेगा, वेलोसिटी भी एक चक्कर मारा, पार्टिकल भी एक चक्कर मारा, एक्सेलरेशन भी ऐसे एक रोटेशन हो गया एक्सेलरेशन का भी, राइट। तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। योर ओमेगा इज v by r विच इज कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट रेट से सारे वेक्टर्स रोटेट कर रहे होंगे यहाँ पे, ऑल राइट। तो चलिए द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अच्छा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वैसे आप फंक्शन बना सकते हैं लेकिन देखिएगा जरा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा पहले ये देख लीजिए नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है, राइट, इस तरफ है तो जैसे ही रोटेट करेगा ऐसे आ गया। अच्छा x कंपोनेंट देखिए पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में, इनिशियली नेगेटिव में, अभी नेगेटिव में, सेकंड हाफ में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, x कंपोनेंट। तो फर्स्ट हाफ में नेगेटिव होना चाहिए, सेकंड हाफ में पॉजिटिव होना चाहिए पर्टिकुलर फंक्शन का। चलिए ये तो हमें लग रहा है गलत है, बिकॉज पॉजिटिव जा रहा है तो वेलोसिटी पहले x कंपोनेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। चलिए एक्चुअल फंक्शन क्या होना चाहिए ये भी लिख लेते हैं। ओके इनिशियल वैल्यू क्या है वेलोसिटी का, आपको दिख रहा है इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू इज x कंपोनेंट, राइट, इनिशियल वैल्यू इज 0। अच्छा कोई भी टाइम t के बाद एक्चुअल फंक्शन क्या होगा वेलोसिटी का, चलिए ये भी लिख लेते हैं। चलिए इन टाइम t, चलिए लेट अस अज्यूम कि पार्टिकल यहाँ पे रीच हुआ है, दिस एंगल इज थीटा, ये आपका v बार है। तो देखिए ज़रा v बार है तो दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो v cos 90 minus theta which is minus v sin theta. So velocity in x direction is v cos 90 minus theta. v cos 90 minus theta is, लेकिन कौन सा है ये, माइनस आई कैप है। So I can also write velocity in x direction as minus v sin theta। ठीक है, माइनस v sin theta का ग्राफ आप जानते हैं कैसे रहेगा भाई, नेगेटिव ऐसे रहेगा, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप खाली ग्राफ को देख के बता सकते थे कि ऑप्शन 1 गलत है, बिकॉज देख लीजिए यहीं पे वेलोसिटी इस तरफ है, इसके बाद इनिशियली भाई ऊपर अगर जा रहा है तो पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे आएगा। तो वेलोसिटी x वाला नेगेटिव है या पॉजिटिव है,
डेफिनेटली नेगेटिव है, एंड उस ग्राफ में तो भाई पॉजिटिव दिया हुआ है, तो डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग, राइट? ऑप्शन 1 इज रॉन्ग. y component of force keeping particle moving in a circle. अच्छा, y component of force, right? अच्छा, पहले देखिएगा जरा, फोर्स का y component की बात कर रहा है, फोर्स कैसे चेंज होता है ये देख लीजिए जरा आप, ठीक है? इनिशियल फोर्स कितना है भाई? 0 है. थोड़ा ध्यान से देखिए, खाली क्वेश्चन देख के या डायग्राम को देख के आप आंसर बता सकते हैं, करेक्ट? तो देखिए इनिशियल फोर्स क्या है? 0, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि इस तरफ है. अच्छा, कुछ टाइम के बाद फोर्स इधर आएगा इस डायरेक्शन में, देखिए y कंपोनेंट नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है. अच्छा, लग रहा है कि भाई हाँ नेगेटिव ही है. चलिए देखते हैं कि एक्चुअल इक्वेशन क्या है. ओके, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है फोर्स का. लेट अस से कि अगेन भाई पार्टिकल यहाँ पे है, दिस एंगल इज थीटा. इस इंस्टेंट पे भाई फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस पार्टिकल पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, करेक्ट? थीटा इज ओमेगा टी, ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू ओमेगा टी के बराबर. अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड m ओमेगा स्क्वायर r. अच्छा, इस फोर्स का x कंपोनेंट क्या है एंड y कंपोनेंट क्या है ये आपको देखना है, राइट? इस फोर्स का ये x कंपोनेंट होगा नेगेटिव में, y कंपोनेंट भी नेगेटिव में होगा. ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, m ओमेगा स्क्वायर r cos 90 माइनस थीटा. तो फोर्स कंपोनेंट इन y डायरेक्शन इज m ओमेगा स्क्वायर r, ये मैग्नीट्यूड में, एंड दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, एंड नेगेटिव साइन है. नेगेटिव साइन दिखाता है कि इनिशियली डाउनवर्ड है, फिर बाद में वो पॉजिटिव होगा. डेफिनेटली ये करेक्ट है भाई. दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस साइन ओमेगा टी, राइट? तो दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट. ऐसे करके भाई बताया था, आपका पोजीशन भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, आपका वेलोसिटी वेक्टर भी ओमेगा से रोटेट करेगा, आपका एक्सेलरेशन वेक्टर भी ओमेगा से ही रोटेट करेगा. एवरीथिंग रोटेट्स विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, ऑल द वेक्टर्स रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. चलिए फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. भाई ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर की तरफ है कांस्टेंट, तो भाई ओमेगा इज कांस्टेंट, तो ये ऑप्शन भी डेफिनेटली करेक्ट होगा. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल. ओके, एक्स कोऑर्डिनेट देखिए आपने तो पढ़ा ही होगा SHM वाले चैप्टर में, सर्कुलर मोशन एज सुपरपोजिशन ऑफ टू SHMs which are mutually perpendicular, मतलब फेस, जिनका फेस डिफरेंस π/2 है, करके पढ़ा होगा. चलिए, अगर आपको x कंपोनेंट निकालना ही है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? भाई इनिशियल x कंपोनेंट क्या है देख के बताइए. इनिशियल x कंपोनेंट इज डेफिनेटली r, राइट? मतलब x कंपोनेंट इन द सेंस x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ना, x कोऑर्डिनेट. ओके, तो दैट इज r. तो देखिए r से क्या स्टार्ट हुआ है? डेफिनेटली r से लग रहा है स्टार्ट हुआ है, लग रहा है कि ये करेक्ट है. चलिए इक्वेशन ही लिख लेते हैं, क्या आएगा. अच्छा, कुछ टाइम t के बाद योर पार्टिकल इज समवेयर हियर, तो व्हाट इज योर x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट भी एक्चुअली SHM कर रहा है. x कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इज थीटा, x कोऑर्डिनेट इज r cos थीटा, व्हिच इज r cos ओमेगा t, करेक्ट? देखिएगा जरा, क्या ये cos ओमेगा t का ही ग्राफ है? डेफिनेटली यस. तो ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट, राइट? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The linear momentum of a particle is given by p bar is equal to a sin theta I cap minus a cos theta j cap. The force F bar is acting on the particle. सब जानते हैं फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. भाई फोर्स कितना है ये निकाल लेते हैं, देन व्हाटएवर इज आस्क्ड हम देख सकते हैं. लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू एफ बार, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू एफ बार, लीनियर मोमेंटम इज p bar is always constant, magnitude of linear momentum is constant. चलिए सब कुछ देख लेते हैं. लीनियर मोमेंटम p bar is definitely a variable, क्योंकि ये साइन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, राइट? i cap माइनस a cos t j cap. ओके, तो डेफिनेटली लीनियर मोमेंटम p bar इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये डेफिनेटली गलत है, बिकॉज क्लियरली i कंपोनेंट एंड j कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? मॉड कर लीजिए भाई, दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर साइन स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a के बराबर. तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन डी डेफिनेटली करेक्ट है. लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो भाई कांस्टेंट है. चलिए, लीनियर मोमेंटम तो डेफिनेटली नॉट कांस्टेंट, ये तो भाई गलत है. लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एफ बार. अच्छा, एफ बार एंड पी बार के बीच में एंगल देख लेते हैं. तो एफ बार इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये तो आप जानते ही हैं. ओके, तो देखिएगा भाई एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? ये साइन टी है, डिफरेंशिएशन करेंगे साइन टी का, डिफरेंशिएशन कॉस टी, तो दिस विल बिकम ए कॉस टी आई कैप.
ओके, ए cos t का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin t हो जाएगा, तो दिस बिकम्स प्लस ए sin t जे कैप। चलिए ये फोर्स है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, ए के बराबर है। ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल डॉट प्रोडक्ट से आप निकालते हैं। चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, एफ बार डॉट पी बार क्या है, दिख रहा है एफ बार डॉट पी बार ए कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा, तो एफ बार डॉट पी बार 0 है, तो दैट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एंगल बिटवीन एफ बार एंड पी बार एट एनी इंस्टेंट इज डॉट प्रोडक्ट इज 0, तो एट एनी इंस्टेंट दीज टू विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो भाई ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट होगा, राइट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द next question. A circular road of radius r is banked for a speed of v equal to 10 km per hour. The car mass m attempts to go on a circular road. The friction coefficient between the tires and the road is negligible. Choose the correct alternatives. Definitely आपने पढ़ा होगा भाई, रोड एक पर्टिकुलर बैंकिंग एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए वो बैंक करता है। इफ यू आर नॉट यूजिंग फ्रिक्शन, भाई आपका नॉर्मल रिएक्शन mg को भी बैलेंस करता है। नॉर्मल का इनवर्ड कंपोनेंट ही आपको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स टू रिमेन इन दैट सर्कल आपको प्रोवाइड करता है, करेक्ट। तो बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन में यू हैव ऑलरेडी सीन भाई, एक स्पीड से ही आप मूव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे। जैसे कि यू हैव दिस सर्कुलर रोड जिससे बैंक किया हुआ है। चलिए मैं बैंक का डायग्राम बनाता हूँ, बैंक एट एन एंगल थीटा। यू हैव दिस पार्टिकल ऑन दिस बैंक रोड, भाई गोल है ना बैंक रोड, जिसपे आप ऐसे जा रहे हैं, ओके। तो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? Forces acting are normal reaction with respect to ground and this mg, right? So you have two components of normal. Normal का ऊपर वाला component क्या होगा and normal का अंदर वाला component क्या होगा? चलिए ये थीटा है, थीटा 90 minus थीटा, this is theta, n cos theta will be balancing mg. There is no friction, right? तो n sin theta क्या होगा? n sin theta this is equal to mv square by r, right? ये दोनों को डिवाइड करेंगे, tan theta equal to v square by rg आएगा। तो in this case आपका अगर एंगल फिक्स्ड है, यू कैन ओनली मूव विद अ पर्टिकुलर स्पीड ऑन दैट बैंक रोड। उससे ज़्यादा स्पीड से चले जाएंगे तो यू विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग आउटवर्ड। कम स्पीड कर लेंगे भाई, यू विल हैव अ टेंडेंसी टू स्लिप डाउनवर्ड। देन यू मैक्सिमम कितने स्पीड से जा सकते हैं, जब फ्रिक्शन को भी अज्यूम करते हैं तो फ्रिक्शन लिमिटिंग ले लेते हैं म्यू इनटू नॉर्मल, एंड देन यू गेट दोस फॉर्मूले फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑन अ बैंकेड रोड विद फ्रिक्शन। भाई क्वेश्चन आसान वाला है, विदाउट फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है, वो भी आसानी है। चलिए तो ऑब्वियसली एक तो ये दिख रहा है भाई, इफ द कार टर्न्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40, मतलब जिस स्पीड पे वो बैंक्ड है उसी स्पीड से हम अगर जा रहे हैं, तो दिस इज व्हाट आई हैव। तो आप बताइए भाई व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इफ द कार टर्न्स एट दिस स्पीड देन फोर्स द रोड exerts on the car is equal to, that is what this normal reaction is. Normal reaction is nothing but the reaction of the banked road on that particular car, right? friction तो है नहीं, ये वाला फोर्स है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है भाई, टेंजेंशियल तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो ये n का वैल्यू डेफिनेटली किसके बराबर, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो दिस आंसर इज, दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट, ओके। तो भाई आप जा सकते हैं स्पीड पे, इस पर्टिकुलर स्पीड पे। द कार कैन मेक दिस पर्टिकुलर सर्कुलर टर्न या सर्कुलर पाथ विदाउट स्किडिंग, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। बट ये करने के लिए आपका स्पीड डेफिनेटली क्या होना चाहिए, दैट पर्टिकुलर स्पीड v नॉट विच इज अंडर रूट आर जी टैन थीटा, वो वाला वैल्यू ही क्वेश्चन में दे रखा है 40। यू हैव टू मेंटेन द स्पीड टू मूव ऑन दैट पर्टिकुलर रोड विदाउट स्किडिंग। इससे ज़्यादा स्पीड जाएंगे तो बाहर चले जाएंगे, इससे अगर कम हम स्पीड करेंगे तो यू विल स्लिप इनवर्ड्स, ओके। If the car turns at a speed less than 40, it will slip down. Yes, option B is also correct, right? Okay, if the car turns at constant speed of 40, the force exerted by the road on the car is greater than mg as well as that of mv square by r car cos theta. This is also correct. At a constant speed of 40, the force by the road on the car is equal to this. ये भी option correct है बेटा, right? चलिए let's move forward then. Yes. Okay, next question. Consider the condition shown in the figure. Pulley is massless and frictionless. So we have an ideal pulley. Both blocks are released with springs in their natural length. दोनों springs का length natural है.
choose the correct options. The maximum elongation of spring S1, the maximum elongation of spring S1 is, if M1 is equal to M2, the both blocks will come to rest instantaneously, simultaneously. If K1 equal to K2, the blocks will come to rest instantaneously, rest simultaneously. Okay, so what we have is इस kind का एक pulley system है, बीच में भाई एक स्प्रिंग है, ये एक्चुअली दो स्प्रिंग है, लेकिन इक्विवेलेंट भाई टेंशन तो सेम होगा ना, पूरा मासलेस कंडीशन है, वी हैव मासलेस पुली, वी हैव मासलेस स्प्रिंग्स, डेफिनेटली टेंशन पूरा एक ही होगा, तो वी हैव अ सिंगल स्प्रिंग, राइट, ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं, सिंगल टेंशन है थ्रू आउट, एंड के क्या हो जाएगा भाई, के इफेक्टिव आप लेंगे, राइट, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. चलिए व्हाट वी कैन डू इज, आपने डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो किया होगा, राइट, वेयर वी हैव दीज ब्लॉक्स, एक भाई M1 है, एक M2 है, दोनों रेस्ट पे है, दैट इज व्हाट वी हैव हियर, राइट, M1 है, M2 है, दोनों रेस्ट पे है, भाई बीच में एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, K1 एंड K2 पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में, तो K इफेक्टिव क्या हो जाएगा, तो डेफिनेटली वी हैव समथिंग लाइक दिस, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. चलिए इसको K मान लेते हैं, राइट, तो इस टाइप का एक स्प्रिंग है. अच्छा, अब आपने ये क्वेश्चन डेफिनेटली किया होगा, इफ वी अप्लाई अ कांस्टेंट फोर्स F1 x डायरेक्शन में एंड वी अप्लाई अ कांस्टेंट फोर्स F2 y डायरेक्शन में, करेक्ट, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ F1 एंड F2 व्हाट वी हैव, यहाँ पे क्या है, M1G है, M2G है, राइट, बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, F1 के बजाय M1G एंड F2 के बजाय M2G आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट, अगर आपको याद है, याद नहीं भी है, चलिए हम लोग कर लेते हैं, याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी सॉल्व दिस इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिकॉज व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम या मैक्सिमम एक्सटेंशन. आप बताइए, लेट मी अज्यूम कि भाई डिस्टेंस L है, अब चाहे ये मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए L का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए L का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन इन टाइम dl by dt क्या होगा भाई, dl by dt डेफिनेटली 0 होगा, करेक्ट, ये तो प्योर मैथ है भाई, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, dl by dt या df by dx या dy by dx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, डेफिनेटली 0 होना चाहिए. तो भाई dl by dt 0 है, तो भाई बॉडीज के हिसाब से क्या है, इसका ये dl by dt अगर 0 है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, रिलेटिव वेलोसिटी इज 0, करेक्ट. तो भाई at for max compression or max extension, your velocity of first body will be equal to velocity of second body. This will also be equal to what, velocity of center of mass. ये चीज तो भाई कई बार आप लगाते ही रहते हैं, करेक्ट. तो भाई relative velocity या velocity in center of mass frame क्या है, velocity in center of mass frame 0, velocity in center of mass frame 0. कब 0 भाई, initial भी 0, because initial anyway both bodies are at rest, and भाई center of mass भी rest पे है, final भी both bodies are at rest and center of mass भी rest पे ही होगा, because of मैक्सिमम कंडीशन और मिनिमम कंडीशन. तो मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब मैक्स कंप्रेशन का कहानी है, मिनिमम डिस्टेंस मतलब मैक्स कंप्रेशन का कहानी है, मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन का कहानी है. तो मैक्स एक्सटेंशन हो या मैक्स कंप्रेशन हो, योर वी रिलेटिव विल बी 0. तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एंड दोनों बॉडीज का वेलोसिटी सेम रहेगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दोनों बॉडीज का सेम है. तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम डेफिनेटली 0. तो काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम 0. चलिए इस चीज को बगल में रखते हैं, तो वी विल मूव टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम. अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इनिशियली तो पार्टिकल्स रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास लेट अस अज्यूम F1 ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास विल डेफिनेटली बी एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट. कितना एक्सेलरेशन से, नेट फोर्स upon total mass m1 plus m2, correct. This is the acceleration of center of mass, right. तो definitely आपका inertial frame नहीं है, ये non inertial frame है, तो definitely you will have to take pseudo forces, correct. चलिए सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लेट अस से कि भाई दिस हैज मूव्ड इन दिस डायरेक्शन x1 एंड दिस बॉडी हैज मूव्ड इन दिस डायरेक्शन x2 एंड दीज वैल्यूज आर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट. बट एक्सटेंशन स्टिल will still be what,
x1 plus x2, this is the extension, right? This is the extension of the spring. चलिए net work done is equal to delta ke कर लेते हैं भाई, लेकिन delta ke क्या है? kinetic energy initial क्या है? 0 है. kinetic energy final भी क्या है? definitely final भी 0 है, because दिख रहा है right, with respect to in center of mass frame. okay, COM frame. Alright, तो देखिए चलिए देखते हैं what is the net work done by all forces on this block, what is the net work done by all forces on this block, that will be equal to delta K, which is 0 minus 0. okay, delta K is 0 minus 0, हम center of mass frame में है. okay, what are the forces? ये F1 है, इसके अलावा you have a pseudo force, कितना होगा वो? m1a पीछे की तरफ होगा, because we have taken acceleration rightwards, right? F1 ज़्यादा माना है. चलिए इस तरफ pseudo force इस तरफ लगेगा, कितना होगा? m2 into a होगा, राइट? चलिए लिखते हैं what is the work done by these two forces, F1 minus m1 into a into x1. चलिए a का वैल्यू पहले ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ओके, लेट इट बी प्लस F2 and center of mass इस तरफ है, तो pseudo force will be in this direction, that will be F2 plus m2 into acceleration a and displacement is x2. This is the work done by these two forces. Spring force भाई कितना वर्क करेगा? If there is an extension तो spring force तो definitely 0 extension से अगर x1 plus x2 का extension हुआ है तो definitely spring force minus half k x1 plus x2 वर्क करेगा, is equal to 0 minus 0. Solving this will give you x1 plus x2, that will be the extension in the spring, correct? तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग x1 plus x2. ओके, तो m1a, राइट? a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, f1 माइनस f2 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, तो f1 माइनस m1 इंटू a का वैल्यू था f1 माइनस f2, हाँ f1 को ज़्यादा लिया था, f1 माइनस f2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x1 प्लस f2 प्लस m2a, m2 इंटू is f1 minus f2 upon m1 plus m2 into x2 minus half k x1 plus x2 का whole square is equal to 0. This is what I have to solve, and यहाँ से हम x1 plus x2 निकालेंगे. चलिए m1 plus m2 LCM ले लेते हैं. What I have got? m1 plus m2 अगर LCM है तो I've got f1 m1 minus f1 m1, वो कट जाएगा, f1 m2 minus f1 m1 कट गया था, प्लस m1 f2 into x1. ओके, यहाँ पे भी देखिए x1 plus x2 LCM लेंगे तो क्या आएगा? into x1. ओके, सेकेंड पार्ट या दिस पार्ट में भी अगर m1 प्लस m2 LCM लेंगे तो क्या आएगा? m1 f2 प्लस m1 f2 प्लस m2 f1 प्लस m2 f1, राइट? दूसरा ये m2 f2 एंड ये m2 f2 कट जाएगा, दिस थिंग इनटू x2 इज इक्वल टू हाफ k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, राइट? तो ऊपर दिख रहा है f1 m2 प्लस m2 f1, राइट? m1 f2 एंड प्लस m2 f2 कट जाएगा, m2 f1 एंड f2 m1, राइट? तो f2 m1 प्लस m2 f1 कॉमन ले लेंगे तो आई विल हैव x1 प्लस x2 m1 f2 plus m2 f1. If I take common, I have got x1 plus x2 whole upon m1 plus m2 is equal to half k x1 plus x2 का whole square. तो ये कटा, x1 plus x2 आ गया, x1 plus x2 is, this is the maximum extension in that particular effective spring, right? जिसका k इससे बराबर है. ओके, तो x1 plus x2 किससे बराबर? 2 times m1 f2 plus m2 f1 upon m1 plus m2 upon k इधर जाएगा. This is the effective k, correct? This is the net extension. ठीक है, अब ये बताइए
आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग S1, राइट, S1 में पूछा है नॉट द इफेक्टिव स्प्रिंग, ओके, मैक्सिमम इलोंगेशन इन S2 इफ M1 इक्वल टू M2, ये वाला पार्ट पहले देखते हैं, लेट अस फिनिश दिस पार्ट। अच्छा, X1 आपको निकालना है खाली, राइट, नॉट द टोटल एक्सटेंशन X, आपको खाली ये X1 निकालना है। आप बताइए if this is what your total extension is, अगर ये आपका टोटल एक्सटेंशन है एंड यहाँ पे K इफेक्टिव है, आप बताइए फॉर, अगर ये दो स्प्रिंग्स हैं एंड से ये K1 है, ये K2 है, इसमें एक्सटेंशन X1 आया है, इसमें एक्सटेंशन X2 आया है, K इफेक्टिव भी कुछ है, तो आप क्या लिखेंगे सीरीज के लिए K1 X1, टेंशन तो सेम है भाई, K2 X2 इज इक्वल टू K इफेक्टिव इंटू X, राइट, विच इज X1 प्लस X2, ये लिखेंगे। तो डेफिनेटली देखिए K इफेक्टिव इंटू X1 प्लस X2 क्या है, दिस वैल्यू, तो आप बताइए K इफेक्टिव इंटू X1 प्लस X2, दिख रहा है ना, दिस इज K इफेक्टिव इंटू X1 प्लस X2, किससे बराबर, K1 इंटू X1, तो बताइए X1 क्या हो गया, K1 K इफेक्टिव इंटू X1 प्लस X2, K इफेक्टिव इंटू X1 प्लस X2, दैट विल बी 2 टाइम्स M1 F2 प्लस M2 F1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपका K इफेक्टिव इंटू X है, अपॉन K1 करूंगा तो X1 आ जाएगा, दिस विल बी माई आंसर, जिसमें F2 क्या है, M2G है, F1 क्या है, M1G है। चलिए ये M1G लगाइए, ये M2G लगाइए, क्या हो जाएगा, विल गेट 2M1 M2G, राइट, 2 इंटू 2 4 M1 M2G अपॉन K1 इंटू M1 प्लस M2, देखिए ऑप्शन 4 M1 M2G upon K1 into M1 plus M2. This is not the total extension in both strings. It is the maximum elongation in string S1. भाई अब जब ये पूरा effective string में maximum extension हमने निकाला है, उससे क्या एक एक string में मैं extension निकाल सकता हूँ? Definitely that is what this X1 is, right? जिसमें F2 का वैल्यू अपने क्वेश्चन के हिसाब से F2 का वैल्यू क्या है, F1 का वैल्यू M1G है, F2 का वैल्यू M2G है, सही है, ऑलराइट। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि भाई कब दोनों एक साथ रेस्ट पे आएंगे, ये तो भाई जायज़ सी बात है, ये दोनों ब्लॉक्स हैं M1 और M2। अच्छा, K1 K2 बराबर हो या ना हो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज भाई फोर्स तो एक ही लग रहा है ना, चाहे K1 K2 हो या दोनों K हो, डजेंट मैटर, वट एवर फोर्स इज एक्टिंग इज सेम। ये पूरा पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में, जैसे ये पूरा पार्ट, इसमें एक ही टेंशन लग रहा है। When will these two bodies come to rest at the same time? When these two forces are बराबर, that is when M1 is equal to M2, right? तो ये बॉडी में दोनों बॉडीज इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे कब आएंगे, दोनों सेम टाइम में कब रेस्ट में आएंगे, if M1 is equal to M2, right? Alright, let's move to the next question. Question number 24 of the DBP. A cylinder of radius capital R is rotating about its horizontal axis. तो भाई ये एक सिलेंडर है, ये आपका horizontal axis है, with constant omega under root 5g upon R. All right. A block of mass m is kept on the inner surface of the cylinder. इस सिलेंडर के inner surface पे एक ब्लॉक रखा है, block is also moving in vertical circular motion without slipping. भाई तो ये ब्लॉक भी उस सिलेंडर के साथ साथ घूम रहा है, भाई सिलेंडर तो घूम रहा था, ब्लॉक को आपने सिलेंडर में रख लिया, तो ब्लॉक को कौन घुमा रहा है, डेफिनेटली फ्रिक्शन, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज, एंड भाई वो फ्रिक्शन की वजह से ही ये ब्लॉक भी सिलेंडर के साथ घूम रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर ओमेगा, ओके। If minimum value of m for to complete vertical circular motion of the block is 2 root 6 upon 3x, तो आपको बताना होगा कि x का वैल्यू क्या है। The minimum value of m नहीं होगा, minimum value of mu होगा, minimum value of coefficient of friction, because mass पे तो डिपेंड नहीं करेगा, minimum value of coefficient of friction for complete vertical motion of the block। भाई तो इसका मतलब क्या है, एक कंप्लीट वर्टिकल मोशन करने के लिए दो कंडीशंस होना चाहिए, एक भाई नॉर्मल कहीं पे भी जीरो ना हो, टॉप मोस्ट पॉइंट एक एक्सेप्शन है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी, जैसे अगर नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो फिर अंदर गिर जाएगा, राइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट फॉलिंग डाउन। तो भाई अगर हमेशा सिलेंडर से कांटेक्ट में ही है, खाली ऊपर वाला एक पॉइंट को छोड़ के,
बाकी हर जगह इफ देयर इज नॉर्मल प्रेजेंट, ऊपर भी है तो ऑल फाइन एंड गुड, राइट। तो लिमिटिंग के लिए ऊपर आप 0 कर सकते हैं, डजंट मैटर, नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, करेक्ट। तो हमेशा नॉर्मल लगना चाहिए, दैट विल शो कि भाई ये ब्लॉक इस सिलेंडर से कॉन्टैक्ट में है। दूसरा, ब्लॉक पे जो mg का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट लग रहा होगा हर पॉइंट पे, राइट, उस टेंजेंशियल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? डेफिनेटली फ्रिक्शन। तो एवरी पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो आपका जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो mg का टेंजेंशियल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। लेट मी मेक अ प्रॉपर डायग्राम, फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि लेट अस से कि भाई ये सिलेंडर में ये घूम रहा है कोई भी इंस्टेंट पे, लेट अस से एट सम एंगल थीटा। अच्छा, वैसे आप जानते हैं ये थीटा कहाँ पे ज्यादा चांस है स्लिप करने का, यहाँ पे या यहाँ पे? भाई ऊपर वाले पॉइंट पे। क्यों भाई? क्योंकि जब ऊपर जाएगा ना स्पीड कम होगा एंड आपका ये नॉर्मल भी कम होगा, राइट, एंड उस केस में आपका फ्रिक्शन पॉसिबिलिटी भी कम होगा। तो डेफिनेटली थीटा इज ऑब्ट्यूज, राइट। मैं इस थीटा के लिए डायग्राम बना दे रहा हूँ, बट डेफिनेटली योर एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल पे ही आपका लिमिटिंग सिचुएशन आएगा। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में योर फ्रिक्शन विल शुड बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। ओके, डजंट मैटर, वो थीटा तो इक्वेशन टेक केयर कर लेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, यू डोंट हैव टू वरी। ओके, देखिए अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए ब्लॉक पे एक्चुअली क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है भाई mg एंड एक लग रहा है नॉर्मल। ओके, अगर इस सिलेंडर के फ्रेम में चले जाएंगे तो वी हैव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर r आउटवर्ड्स, ठीक है। कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं, यहाँ पर ओमेगा इज गिवन, तो ओमेगा तो गिवन है भाई, दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग। ओके, तो ये बताइए, तो इस पर्टिकुलर केस में mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा भाई? mg sin थीटा होगा। आई एम रिजॉल्विंग दिस mg इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ये थीटा है तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ये mg sin थीटा हो जाएगा। देखिए ये थीटा है, ये 90 डिग्री से टेंजेंशियल, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज आल्सो 90 माइनस थीटा, तो mg cos 90 माइनस थीटा इज mg sin थीटा। एंड भाई mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा होगा। ओके, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स विल बी 0, मतलब सेंट्रीफ्यूगल तो ले लिया है, तो n विल बी इक्वल टू, एक इक्वेशन ये है, n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट ओमेगा स्क्वायर, चलिए ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके n का वैल्यू क्या आ रहा है? mg cos थीटा प्लस m इंटू ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर इज 5g बाई r का स्क्वायर 5g हो जाएगा इंटू r, दिस इज 5mg। ओके, हमने क्या बताया था? नॉर्मल कहीं 0 नहीं होना चाहिए। आप देखिए क्या पॉसिबिलिटी है नॉर्मल 0 होने का, देख लीजिए mg cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू mg है, मिनिमम वैल्यू माइनस mg है, तो चलिए मिनिमम ले लीजिए माइनस mg प्लस 5mg, नॉर्मल कहीं पे भी 0 नहीं होगा, ये आपको दिख रहा है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द नॉर्मल, करेक्ट, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द नॉर्मल, भाई नॉर्मल को आप भूल जाइए। अब आपको दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इस mg sin थीटा को भाई कौन रोकेगा? डेफिनेटली फ्रिक्शन, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो इस mg sin थीटा को डेफिनेटली ये फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। ओके, अब म्यू आपका ऐसे होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट पे, सर्कल के कोई भी पॉइंट पे योर फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस mg sin थीटा। अच्छे से देखिए, दिस इज द ओनली फोर्स टेंजेंशियली, m ओमेगा स्क्वायर r इस तरफ, नॉर्मल इस तरफ, ये mg था, mg को ब्रेक किया, ये mg cos थीटा हुआ, ये mg sin थीटा हुआ। ओके, अपना इक्वेशन क्या होना चाहिए? म्यू इनटू नॉर्मल फॉर एनी एंगल थीटा, आवर म्यू इनटू नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg sin थीटा। ओके, तो म्यू इनटू नॉर्मल क्या है भाई? नॉर्मल तो हमने निकाला है mg cos थीटा प्लस 5mg, चलिए लगा लेते हैं mg cos थीटा प्लस 5mg, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg sin थीटा, करेक्ट। तो चलिए mg कटा, तो माई म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू sin थीटा अपॉन 5 प्लस cos थीटा। ओके, तो भाई ये जो वैल्यू है
ये मत बोलिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा 90 लगा देंगे, साइन थीटा 1 कर देंगे, कॉस थीटा 0 कर देंगे। नहीं भाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, इस चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, जहाँ पे कॉस नेगेटिव में जाएगा। भाई नेगेटिव में जाके ये वैल्यू को और बढ़ा सकता है, तो आपको भाई मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। लेट मी टेक दिस एज माई फंक्शन एफ ऑफ थीटा is equal to sin theta upon 5 plus cos theta। ओके इसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, उससे भी म्यू का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। व्हाटएवर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, म्यू का उससे भी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, देन आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिस कैन फॉलो वर्टिकल सर्कल। चलिए फिर इसका मैक्सिमम कितना है ये निकालते हैं, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो। क्या करेंगे भाई, एफ डैश थीटा इक्वल टू 0 करेंगे। डेफिनेटली इसका मैक्सिमम किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, बिकॉज सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, तो ये मैक्सिमम इसका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। एनीवे लेट अस सी, एफ डैश थीटा कर लेते हैं बाय यू अपॉन वी रूल, या जैसे भी आपको करना है योर विश। 5 प्लस कॉस थीटा, 5 प्लस कॉस थीटा इंटू भाई साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा है, माइनस साइन थीटा इंटू इसका डिफरेंशिएशन 5 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा है, अपॉन ये डिनोमिनेटर का 5 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करना है, राइट। चलिए इक्वल टू 0 जब करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ओके तो भाई ये तो स्क्वायर वैल्यू है, उधर चला जाएगा, तो आई हैव गॉट 5 कॉस थीटा, ओके माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट सॉरी इक्वल टू 0, यस। भाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 1/5। ओके एक बार देख लीजिए, 5 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो प्लस 1 इज इक्वल टू -1। भाई माइनस ही आना चाहिए, बिकॉज हमने पहले से ही गेस किया है कि इट शुड बी कमिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। तो कॉस थीटा का वैल्यू -1/5 पे इस पर्टिकुलर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। चलिए भाई cos थीटा का वैल्यू -1/5 लगाते हैं। व्हाट आई हैव इज म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन थीटा पॉजिटिव, दैट विल बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1/25 है, अपॉन 5 प्लस कॉस थीटा, दिस इज 5 कॉस थीटा -1/5 है। चलिए आपका म्यू का वैल्यू इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम म्यू यहाँ से आपका निकल जाएगा। देखिए इफ आई टेक 25 रूट, तो क्या जा रहा है भाई, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 एलसीएम, 25 माइनस 1 इज 24, तो रूट 24 अपॉन नीचे 5 एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 1 दैट विल बी 24, तो रूट 24/24। ओके न्यूमेरिकल है, तो देखिए ज़रा क्या दिया है, 2√6 अपॉन 3x। तो चलिए कर लेते हैं, 2√6 अपॉन 3x इज इक्वल टू रूट 24 अपॉन 24, रूट 24 अपॉन 24। यहाँ तो दिख रहा है भाई 6 4 24 है, 2 अंदर करिए, ये कटा, 3x इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 8, आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 8। चलिए दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अगेन मुश्किल नहीं है। अगर आपके वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिस इज स्टिल प्रीटी डिसेंट एंड इजी क्वेश्चन, राइट। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। A gun which fires small balls, each of mass 20 gram, is firing 20 balls per second on smooth horizontal surface ABCD, right? So you have a horizontal surface ABCD on which भाई आप कुछ balls को fire कर रहे हैं। Okay, ball का mass दे रखा है 20 ग्राम and 1 सेकंड में कितने balls fire कर रहे हैं ये भी दे रखा है। Okay, if the collision is perfectly elastic and the balls are striking at the center of the table with speed 5 meters per second at an angle theta with the vertical just before collision, the force exerted by one of the legs on the ground is, अच्छा 4 legs हैं, hopefully दिख रहे हैं सबको 4 legs, एक एक leg ground पे कितना force लगाएगा ये आपको देखना है।
वेट ऑफ द टेबल है भाई, टेबल का वेट तो कांस्टेंट है एंड इट इज गिवन, इट इज 0.2 kg है, राइट, मास 0.2 kg है। चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इससे आपको बेटर क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन मॉडर्न फिजिक्स, जहाँ पे भाई ये बम्बार्डिंग विद फोटॉन्स कभी ऑब्जर्व हो जा रहे हैं, कभी उस मटेरियल का कुछ अब्जॉर्प्टिव कांस्टेंट है, राइट, अब्जॉर्प्टिव पावर ए है ना, कुछ रिफ्लेक्टिव पावर है, करेक्ट, तो वो वाला क्वेश्चन बेटर होगा भाई। फोटॉन्स जा रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व हो जा रहे हैं, ऑब्जर्व करने वाले फोटॉन्स का मोमेंटम जिस डायरेक्शन में रेज गिर रहे हैं उस डायरेक्शन में होगा, जो रिफ्लेक्ट करेंगे I=R होगा, तो वो वाला मोमेंटम नीचे होगा। दैट वुड हैव बीन अ बेटर क्वेश्चन। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन, यही सेम लॉजिक है, तो ये आसान है, इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, तो वी हैव दिस टेबल, भाई कितने बॉल्स गिर रहे हैं पर सेकेंड, वी हैव एक बॉल का मास 20 ग्राम्स है एंड एक बॉल का स्पीड 20 balls 20 grams and we have 20 balls also and एक बॉल का स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड 60 degrees with vertical 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, I=R होगा, इट विल बाउंस बैक बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा है परफेक्टली इलास्टिक है। अगर कुछ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया होता तब भी चलिए थोड़ा बहुत बेटर होता, अगेन डजंट मैटर, वो भी आसानी है। तो आपको वहाँ पे एंगल भी निकालना होगा, राइट, निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज अप्रोच सेपरेशन से आप कर लेंगे वहाँ पे, यू डोंट हैव टू वरी। चलिए यहाँ पे तो परफेक्टली इलास्टिक है 60, तो एवरी बॉल कितना मोमेंटम देगा भाई, mv cos 60 विच इज 1/2, भाई उसका वापस नेगेटिव में भी आ रहा है, तो विच, चलिए थीटा के लिए मैं लिख देता हूँ 2mv cos थीटा, राइट, इस डायरेक्शन में मोमेंटम mv cos थीटा देन माइनस mv cos थीटा, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी 2mv cos थीटा पर बॉल, वी हैव n balls per second, तो per second, राइट, so this is momentum upon time, definitely this is the force due to collision of the balls। चलिए ये फोर्स कितना है निकाल लेते हैं, इस पे आपको mg ऐड करना है ना नेट डाउनवर्ड फोर्स के लिए। चलिए आई हैव गॉट n, नंबर ऑफ बॉल्स इज 20, एक बॉल का मास 2 इंटू मास m इज 20/1000, 20 ग्राम है, 20/1000 kg। वेलोसिटी कितना दे रखा है, v इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 एंड देन आई हैव गॉट cos 60, राइट, cos 60 इज 1/2, चलिए 1/2 लगाते हैं। ओके, पर सेकेंड है तो अपॉन 1 सेकेंड, राइट, दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। अगर भाई इतने बॉल्स लगते हैं 5 सेकंड्स में तो अपॉन 5 कर लेंगे टू गेट द एवरेज फोर्स, राइट, सिंपल। ओके, चलिए तो ये वाला वैल्यू पे आपको mg भी ऐड करना है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो 0 0 0 0 कटा, 2 5 कट गया, 2 कट गया, 2 बचा है, दिस इज 2 न्यूटन। ओके, द फोर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ दिस बॉल्स इज 2 न्यूटन। अच्छा, आपका mg कितना है 0.2 kg, दैट विल फर्दर बी 2, तो जो नॉर्मल ज़मीन से जो नॉर्मल लग रहा होगा टोटल नॉर्मल, that will be to balance force due to these collision 2 न्यूटन प्लस मास ऑफ टेबल इंटू जी। सो भाई ये आ रहा है 4 न्यूटन। अच्छा, 4 न्यूटन कितने लेग्स पे स्प्लिट हो रहा है, ऑन एन एवरेज सेंटर पे लग रहा है, राइट। अगर क्वेश्चन में ये भी दिया होता कि भाई फर्स्ट हाफ ऑफ द टेबल पे ही ये सारे बॉल्स यूनिफॉर्मली लग रहे हैं, तब भी आपको थोड़ा करना होता है भाई, इन पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा एंड ऑल दैट आपको सोचना होता है। तो लेट अस मेक दैट एज होमवर्क। इसका आंसर तो भाई 4 न्यूटन है, क्योंकि सारे बॉल्स सेंटर पे लग रहे हैं, तो 4 न्यूटन इक्वली डिवाइडेड ऑन 4 लेग्स, 4/4 दैट इज 1 न्यूटन। तो आंसर इज डेफिनेटली व्हाट, 1 न्यूटन, राइट। तो आंसर इज 4/4 1 न्यूटन। ओके, लेट अस मॉडिफाई दिस क्वेश्चन। ओके, ऑन दिस टेबल ये जो बॉल्स है 20 बॉल्स, लेट अस से वो यूनिफॉर्मली इस पर्टिकुलर हाफ पे, राइट, लेफ्ट वाले हाफ पे दे आर कोलाइडिंग एंड बाउंसिंग बैक, देन यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू ईच लेग, राइट। इस पे बराबर होगा, इन दोनों पे अलग होगा, राइट। तो भाई इस पे एंड इस पे कितना है एंड इस पे कितना है, टोटल तो विल स्टिल बी 4 न्यूटन। याद रखिए यू हैव समथिंग टू डू विद सिंपल एंगुलर इंपल्स या रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा केयरफुली कीजिए। अगर खाली ये वाले हाफ पे ये 20 बॉल्स अगर स्ट्राइक कर रहे हैं यूनिफॉर्मली, लेट अस से यूनिफॉर्मली वो लग रहे हैं, ऐसे एज्यूम कर लीजिए। तो भाई अब आपको बताना है व्हाट इज द से नॉर्मल रिएक्शन ऑन द लेग्स A एंड D एंड B एंड C। A एंड D सेम होंगे, B एंड C सेम होंगे, A एंड D वाला पार्ट ज़्यादा होगा डेफिनेटली, तो आपको वो निकालना है। ओके, अज्यूम कि भाई टेबल इज नॉट टॉपलिंग, ऑलराइट। चलिए आप कुछ ये मान लीजिए, कुछ लेंथ L मान लीजिए, ये हाइट कुछ H मान लीजिए, वेरिएबल्स में हो सकता है उन वेरिएबल्स में आंसर आए। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए a rocket of mass 1000 kg initially is launched from the ground. The gases are ejected at rate 20 kg per second with velocity of 100 meter per second relative to the rocket vertically downward. Okay, this is very basic question. The initial acceleration of the rocket is, तो आप जानते हैं भाई due to propulsion या variable mass आपका एक थ्रस्ट लगता है. व्हाट इज दिस थ्रस्ट इज इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू दिस वेरिएबल मास. बाकी का वो रॉकेट क्योंकि नियर द सरफेस है mg भी लगेगा, दैट इज फाइन. ओके, थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू दिस वेरिएबल मास किससे बराबर, म्यू रिलेटिव इनटू dm by dt. ओके, v रिलेटिव नेगेटिव, dm by dt भी क्योंकि निकल रहा है, ये भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव फोर्स होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा. इफ यू आर से इजेक्टिंग समथिंग तो आपका फोर्स तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ होगा, तभी तो रॉकेट ऊपर उठेगा. चलिए तो इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं. v रिलेटिव कितना है भाई, इट इज 1000 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव करके दे रखा है, दैट इज एक्चुअली -1000 इंटू dm by dt भी आपका नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है. चलिए मैं मैग्नीट्यूड में लिख दे रहा हूँ 1000 into what is the rate at which gas is ejected, that is 20 kg per second, so this is 20. okay, so 20 into 1000 will be 20,000 न्यूटन थ्रस्ट लग रहा है ड्यू टू इजेक्शन ऑफ दिस गैस. ओके, बाकी का रॉकेट क्या है, नियर द सरफेस है, 1000 kg है, तो mg कितना लग रहा है भाई इस रॉकेट पे, तो ड्यू टू दिस इजेक्शन यू हैव अ थ्रस्ट फोर्स ऑफ 20,000 न्यूटन. ओके, mg इस इंस्टेंट पे तो भाई मास अभी तो 1000 ही है, so at equal to 0, 1000 into g, this will be 10,000 न्यूटन लग रहा है. तो नेट फोर्स कितना है ये निकालना है, नेट एक्सेलरेशन निकालना है, तो भाई f माइनस एम जी इक्वल टू एम ए. so this is 20,000 minus 10,000, that is 10,000 equal to mass at equal to 0, mass is still 1000 into g, g का सॉरी into a, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो माई आंसर विल बी 10, राइट. ऑलराइट, ओके, आंसर इज 1. तो भाई ये सिली मिस्टेक नहीं करना है आपको. फाइंड a by g पूछा है, तो आंसर इज 10/10 विच इज 1, राइट. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. ऑलराइट, AB is a long frictionless horizontal surface. One end of an ideal spring of constant K is attached to a block of mass M which is moving towards left with constant speed V. Okay, so this is block की बात कर रहा है, you are moving this with constant speed V. Okay, the other end is free. Okay, other end of the spring is free. Alright, another block of mass 2m is given a velocity 3v towards the spring. Alright, magnitude of external work done by the agent in moving this block small m with constant velocity v in a long time is b times mv square. तो be some constant. चलिए find the value of b, beta. Okay, so this is beta times mv square. You have to find the value of beta. तो भाई क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पहले अच्छे से समझते हैं. तो we have a smooth horizontal surface. तो एक ब्लॉक जा रहा है with constant speed v, सही है ना. ओके, व्हेन यू पुश दिस ब्लॉक 2m को अगर हम देखते हैं तो भाई क्या होने लगेगा, कंप्रेशन होने लगेगा. अब वो वाले क्वेश्चन जो आप किए हैं भाई, कंप्रेशन होने लगेगा, इसका स्पीड बढ़ेगा, इसका स्पीड घटेगा, योर एनर्जी विल बी कंजर्व्ड देयर. लेकिन भाई वो कब होता है, जब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, another block of mass 2m is given a velocity 3v towards the spring, that's fine. Magnitude of the work done by the external agent, ये पूछना है. Okay, क्वेश्चन में देखिए, which is being moved left with constant velocity. भाई तो जब ये आके इसको कंप्रेस करेगा ना, तो इसका स्पीड आप बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको कांस्टेंट स्पीड v से ही मूव कर रहे हैं. भाई कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जितना कंप्रेशन होगा, अगर मान लीजिए x कंप्रेशन है तो kx फोर्स लग रहा है, तो यू विल आल्सो बी अप्लाइंग kx फोर्स सच दैट दिस इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. ओके, नाउ यू टेल मी नंबर 1. तो भाई आप जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं, विल दिस बी डूइंग पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क.
डेफिनेटली 100% इट विल बी नेगेटिव वर्क. सो बीटा आपका डेफिनेटली नेगेटिव होना चाहिए, इट कैन नॉट बी पॉजिटिव. करेक्ट. तो भाई बिकॉज व्हेन दिस इज कमिंग एंड कंप्रेसिंग दिस ब्लॉक, राइट, तो व्हेन इफ यू आर मूविंग दिस विद कांस्टेंट स्पीड v, तो भाई आपके हिसाब से क्या हो रहा है, बस ये आगे दबाव करके फिर चला जा रहा है, वो अपना काम करते हुए चला जा रहा है. बट देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज you have applied an external force in direction opposite to that spring force, right? spring force तो चलिए that will be conservative force है. तो भाई कंप्रेशन पे वो कुछ नेगेटिव वर्क करेगा, लेकिन वापस नॉर्मल जब आ जाएगा बिकॉज दिस विल कंप्रेस एंड देन गो बैक एंड रिलेटिवली वो पीछे चला जाएगा. तो भाई इस पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, मोशन इस तरफ हो रहा है एंड यू आर कंटिन्यूसली अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो डेफिनेटली देयर इज अ नेगेटिव वर्क, राइट. अब वो फोर्स डेफिनेटली वेरिएबल है बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज डेफिनेटली अ वेरिएबल फोर्स इन दिस केस. अच्छा होगा क्या, यहाँ पे ये ब्लॉक आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, ये क्या करेगा, आएगा आएगा आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर पीछे चला जाएगा. अच्छा ये बताइए, अब ये तो इज दिस इनर्शियल पॉइंट या इनर्शियल बॉडी, डेफिनेटली इनर्शियल बिकॉज ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है. आप जबरदस्ती इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करने के लिए जो फोर्स लगाएंगे ना भाई, उसका क्या वर्क डन है ये आपको देखना है. अच्छा आप ये बताइए, नॉर्मल कहानी में लेट अस से आई हैव दिस फिक्स्ड पॉइंट, ये स्प्रिंग है, अच्छा SHM है, नेचुरल लेंथ है, इसको स्पीड v दिया, तो आप बताइए कंप्रेस करेगा, नॉर्मल आएगा, क्या वापस स्पीड v आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा. दिस इज फिक्स्ड. ओके, तो यहाँ पे भी ये डेफिनेटली आधा SHM करेगा, तो यू डोंट नीड अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. अब खाली हाफ द टाइम पीरियड के लिए इससे ये कांटेक्ट में रहेगा, राइट, स्प्रिंग से कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि दबाएगा भाई, फिर नॉर्मल होगा, नेचुरल लेंथ आएगा, फिर वो अपना चला जाएगा, राइट, रिलेटिवली अपना चला जाएगा. अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखिए, this body will do SHM with respect to this particular moving body, right? moving point के about भी SHM हो सकता है, आपने देखा है. तो भाई एटलीस्ट हाफ SHM करेगा, this body will do half SHM with respect to this moving body. अच्छा अब फिर से if ये फिक्स्ड है, आपने इसको स्पीड v दिया है, तो डेफिनेटली ये कंप्रेशन होगा, फिर नेचुरल लेंथ पे जब आएगा तो स्पीड तो भाई v हो जाएगा इसका. तो इस क्वेश्चन करने का एक ब्यूटीफुल मेथड है. आप क्या करेंगे, चलिए लेट अस सिट इन दिस पर्टिकुलर फ्रेम, यहाँ पे आप बैठते हैं, तो आपके हिसाब से ये क्या करेगा, आएगा, कंप्रेस करेगा, वापस चला जाएगा. अच्छा इस बॉडी के हिसाब से जिस स्पीड से आएगा उतने ही स्पीड से चला जाएगा, डेफिनेटली रिलेटिव जिस स्पीड से आएगा उतना ही स्पीड से वापस चला जाएगा. चलिए इस फ्रेम पे बैठ के देखते हैं. इस फ्रेम पे बैठते वक्त कोई और मेथड भी कर लीजिए, डेफिनेटली आ जाएगा. दिस इज लाइक नाइसेस्ट वे, राइट, नाइसेस्ट वे, इजीएस्ट वे. चलिए तो आई एम सिटिंग ऑन दिस फ्रेम, तो भाई मेरे हिसाब से ये आके कंप्रेस करके अपना काम करेगा. अच्छा अब थोड़ा ध्यान से, what is the relative velocity at which this block, let me make this as a block, right, या बॉडी ही है, चलिए बताइए कितने से अप्रोच कर रहा है. सो दैट इज 3v है, ये v है, तो अप्रोच स्पीड क्या है भाई, 3v माइनस v, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज 2v से अप्रोच कर रहा है. ओके फिर से भाई कंप्रेस करेगा ना, फिर से वो कंप्रेशन कम होते जाएगा एंड नेचुरल लेंथ आ जाएगा. अच्छा स्प्रिंग का वापस जब नेचुरल लेंथ आ जाएगा, तो बताइए इसके रिलेटिव में, जो कि v से ही मूव कर रहा है, क्योंकि भाई आप इसको जबरदस्ती v से मूव कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में क्या 2v से चला जाएगा, डेफिनेटली रिलेटिवली भाई कितने से चला जाएगा, रिलेटिवली इस डायरेक्शन में राइट साइड 2v से चला जाएगा. करेक्ट. ओके तो अब बताइए आफ्टर दैट कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन, राइट, नॉट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन तो होगा नहीं भाई, इससे चिपकेगा थोड़ी, ये तो अपना फिर से चला जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, फिर से नेचुरल लेंथ आ जाएगा. तो वापस जब नेचुरल लेंथ आ जाएगा, दिस ब्लॉक विच वाज मूविंग विद स्पीड 2v, राइट, फिर से इसके रेस्पेक्ट में फिर से वो 2v से चला जाएगा. कितना टाइम में भाई, इनफाइनाइट टाइम नहीं, हाफ द टाइम पीरियड, राइट, कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन कितने टाइम में होता है, हाफ द टाइम पीरियड, फिर उधर जाके वापस आता है अदर हाफ, फिर कंप्रेशन, दिस इज व्हाट SHM इज, राइट. तो हाफ द टाइम पीरियड में ये कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन हो जाएगा. तो क्वेश्चन में नीड नॉट बी गिवन की इनफाइनाइट टाइम. चलिए अब क्या करते हैं, अब इस पर्टिकुलर बॉडी का रिलेटिव स्पीड 2v है इस तरफ, तो भाई एक्चुअल स्पीड क्या है इसका, राइट, लेट अस से कि एक्चुअल स्पीड इसका फाइनल स्पीड f है, तो भाई ये तो v से ही जा रहा है,
तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव तो ऐड करेंगे, तो v प्लस v फाइनल किसके बराबर, 2v के बराबर, तो डेफिनेटली इसका फाइनल स्पीड लेफ्ट साइड रहेगा, कितना रहेगा, v रहेगा। अच्छा आप देखिए, अब देखिए क्या सिस्टम का एनर्जी कम हुआ है, लेट अस सी इनिशियल स्पीड क्या है भाई 3v टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, फाइनल स्पीड v टुवर्ड्स राइट, एनर्जी कम हुआ है, तो भाई एनर्जी क्यों कम हुआ है, बिकॉज समवन हैज डन अ नेगेटिव वर्क, वो कौन है, दैट समवन इज योर एक्सटर्नल फोर्स, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल फोर्स, दैट विल डेफिनेटली बी डेल्टा के ई, राइट, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज डेल्टा के ई, ओके, डेल्टा के ई ऑफ व्हाट, डेल्टा के ई ऑफ द सिस्टम, भाई क्योंकि स्प्रिंग में तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुआ, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज हाफ, इसका मास भाई 2m है, तो 2m into final velocity is v, so that will be v square minus half तो बाहर है, 2m into initial speed 3v का whole square, this will be my loss in energy, this will definitely be negative, तो देखिए भाई 2 and 2 कट गया, this is mv square minus 9mv square which is minus 8mv square, your external agent has done a negative work of what, 8mv square, right, so your beta is what, minus 8, answer should be minus 8. All right, let's move forward then to the next question. All right, in a region the potential energy varies with x as ux is equal to 30 minus x minus 5 the whole square joule, where x is in meters. A particle of mass 0.5 kg is projected from x is equal to 11 towards origin with a velocity of u, where u is the minimum velocity, so that particle then can reach the origin. Find the value of u by 2 in meter per second. Take root 45 equal to 6.5. चलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत आसान, बल्कि काफ़ी सिंपल इक्वेशन भी दिया है। इस टाइप का जेईई एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया था कि देयर इज अ बॉडी ऑसिलेटिंग अबाउट सम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। भाई यहाँ पे अगर इतना स्पीड हम देंगे तो बताइए उस पॉइंट तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, डेफिनेटली वैसे ही क्वेश्चन है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन देखिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या ऑरिजिन पे मैक्सिमम है? ऑब्वियसली नहीं, क्लियरली दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका फंक्शन है विच इज 30 माइनस सम स्क्वायर, राइट, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भाई ये तो 30 होगा बिकॉज 30 माइनस समथिंग है, और कहाँ पे होगा? एट x इज इक्वल टू 5। ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम ये सब नहीं लगाएंगे, डेफिनेटली x इक्वल टू 5 पे ये मैक्सिमम होगा। अच्छा ऑरिजिन पे कितना होगा ये भी देख लीजिए, 30 माइनस 0 है ये, 30 माइनस 5 स्क्वायर इज 25, 30 माइनस 25 इज 5, ऑरिजिन पे 5 है, x इक्वल टू 5 है। आपने कहाँ से प्रोजेक्ट किया है? 5 के बियॉन्ड से प्रोजेक्ट किया है। 5 कहाँ से प्रोजेक्ट किया था? x इक्वल टू प्रोजेक्टेड फ्रॉम x इक्वल टू 11 से आपने प्रोजेक्ट किया है। चलिए दिस इज इट अ पैराबोला? यस। कि कहाँ है इसका वर्टेक्स? डाउनवर्ड फेसिंग है क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो 0 पे वैल्यू कितना है भाई? 5 है, पोटेंशियल एनर्जी 5 है, तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला इस टाइप का होगा, सही है ना समवेयर। तो भाई x इक्वल टू 11 पे क्या है भाई एनर्जी? चलिए x इक्वल टू 11 लगा लेते हैं, तो 11 माइनस 5 6 का स्क्वायर इज 36, तो पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना है भाई? 30 माइनस 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर विच इज 6 स्क्वायर 36, 30 माइनस 36 इज माइनस 6 जूल, भाई तो यू हैव समवेयर हियर, ठीक है। अब यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया है, काइनेटिक एनर्जी घटेगा 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 घटेगा, यहाँ पे मिनिमम होगा काइनेटिक एनर्जी बिकॉज पोटेंशियल इज मैक्सिमम कहाँ पे भाई? x इक्वल टू 5 में। अच्छा तो आप एनर्जी आपको कंजर्व करना है बिटवीन विच पॉइंट्स? x इज इक्वल टू 11 एंड x इक्वल टू 5 वाला पॉइंट पे, या x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे? भाई आपको ये मैक्सिमम वाले पे काइनेटिक एनर्जी टू क्रॉस, मतलब लॉजिक ये है कि भाई अगर ये वाला पॉइंट को क्रॉस कर लेगा तो ऑटोमेटिकली उसके बाद वो उधर खींच लेगा फोर्स ना, फोर्स ऐसे होगा, देखिए पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स इज नेगेटिव, इसका मतलब फोर्स खुद खींच लेगा
ऑरिजिन पे, राइट। तो आपको यहाँ से जब प्रोजेक्ट करेंगे देखना होगा भाई बिटवीन, ये तो कई जगह इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी क्वेश्चन आता है, बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड डेस्टिनेशन आपको देखना है भाई कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, वहां तक पहुंचना है। अगर वहां तक पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी देखा होगा एंड ग्रेविटेशन में भी देखा होगा। एक बड़ा सा प्लैनेट है, दूसरा बड़ा सा प्लैनेट है, तो इसमें भाई कितना मिनिमम स्पीड देना है तो उस पर पहुंच जाना है। तो इसके सरफेस पे और उसके सरफेस पे बराबर नहीं कर देंगे, तो बीच में आप निकालेंगे कि भाई आपका पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम होगा, राइट, या पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगा, दैट विल बी एट नल पॉइंट ऑब्वियसली। तो अगर यहाँ से वहां तक पहुंचता है उसके बाद वो वाला बॉडी ऑटोमेटिकली खींच लेगा एंड उस बॉडी पे पहुंच जाएगा, राइट। एग्जैक्टली सेम लॉजिक। तो व्हाट आई हैव टू डू इज माय काइनेटिक एनर्जी हियर शुड बी इनफ टू reach what, to reach till point x is equal to 5 where the potential energy is 30 joule, right। चलिए फिर क्या करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, सम काइनेटिक एनर्जी है, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल देयर। तो I've got kinetic potential energy is -6 plus kinetic energy is half m initial speed का स्क्वायर इक्वल टू, I have to reach at least till x equal to 5। उसके बाद भाई फोर्स खुद खींच लेगा मुझे ओरिजिन पे, तो x equal to 5 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है 30 प्लस हाफ m v एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x equal to 5 का स्क्वायर। अच्छा भाई अगर ये मिनिमम चाहिए तो RHS को मिनिमम रखना होगा, RHS का ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू 0 होगा। तो व्हाट इज माय आंसर, हाफ एम वी स्क्वायर किससे बराबर, इट शुड बी 36, हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी 36। ओके चलिए मास कितना दिया हुआ है, मास इज 0.5। तो भाई अगर मास 0.5 है तो 1/4 उस तरफ जाएगा, तो माई वी स्क्वायर इज 36 इंटू 4, वी इज 6 इंटू 2 12 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा इनिशियल स्पीड कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 12 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो 12 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा देंगे तो भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 नहीं कुछ स्पीड रहेगा। ओके एंड ऑल्सो क्वेश्चन में अगर मल्टीपल बिट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि व्हेन द पार्टिकल रीचेस ऑरिजिन या इफ द पार्टिकल रीचेस ऑरिजिन कैन इट स्पीड बी 0 एट दैट पॉइंट, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज फ्रॉम हियर टू हियर इट विल बी डिसेलरेटिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग। इसके बाद भाई फोर्स के वजह से आपका स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यू कैन नॉट रीच एट दिस पॉइंट विद 0 स्पीड। इसीलिए भाई इन दोनों को एनर्जी कंजर्वेशन इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे नहीं लगाएंगे, बिकॉज देयर इट इज नॉट 0। वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड तो रहेगा ही रहेगा, वहाँ पे मिनिमम स्पीड आप निकाल सकते हैं चाहे तो, राइट। तो वंस आई हैव डिसाइडेड कि भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले यहाँ पहुँचना है, तो मेरा स्पीड अगर यहाँ पे एटलीस्ट 12 होना चाहिए, तो भाई यहाँ पे 12 है तो वहाँ पे कितना है स्पीड, मिनिमम स्पीड पॉसिबल एट टू रीच ऑरिजिन कितना है ये भी आप निकाल सकते हैं, दैट वुड बी अ डिफरेंट क्वेश्चन। डेफिनेटली यू कैन नॉट रीच ऑरिजिन विद 0 स्पीड। तो माय आंसर इज 12 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा है u/2, तो 12/2 इज 6 मीटर पर सेकेंड इज माय आंसर, राइट। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव। ओके क्वेश्चन, two particles A and B are revolving with constant angular velocity on two connecting circles of radius 1 meter and 2 meter respectively as shown. The position of the particles at t equal to 0 are shown in the figure. Omega is same, okay. Mass 2 kg, 1 kg. Pa and Pb are linear momentum of the particles. Then what is the maximum value of Pa bar plus Pb bar? Okay. तो इस केस में भाई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन समथिंग एल्स तो आपको करना पड़ता भाई वेक्टर फॉर्म में लिखते पीए बार को आई कैप जे कैप फॉर्म में, पीवी बार को लिखते आई कैप जे कैप फॉर्म में, दोनों को ऐड करते, फिर उस आई कैप जे कैप को अंडर रूट एक्स स्क्वायर मोमेंटम इन एक्स स्क्वायर प्लस मोमेंटम इन वाई स्क्वायर करते, फिर उसका आपको आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेते। भाई इस क्वेश्चन में यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज भाई ये एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। आधा साइकिल के बाद बताइए दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा कि नहीं? डेफिनेटली सेम होगा, क्योंकि आफ्टर हाफ साइकिल बताइए ये पार्टिकल इधर जा रहा है एंड ये पार्टिकल इधर जा रहा है, इज द डायरेक्शन सेम? यस, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है भाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? दैट इज डेफिनेटली PA प्लस PB। कुछ और क्वेश्चन होता, इफ इंस्टेड ऑफ हियर दिस वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर हियर, देन आपको कुछ करना होता भाई, या फिर आप कोई भी सिचुएशन में आफ्टर टाइम t ओमेगा टी रोटेट कर लीजिए, PA बार लिखिए, PB बार लिखिए, दोनों को ऐड कीजिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर मैक्सिमा निकालिए। हियर यू डोंट हैव टू वरी,
आपका आंसर पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, दिख रहा है राइट। ओमेगा सेम है, बोथ रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो भाई इधर आ गया, ये इधर आ गया, दोनों का क्या है भाई, डेफिनेटली दे विल बी इन सेम डायरेक्शन, करेक्ट। तो आंसर इज जस्ट पी ए प्लस पी बी। एम ए कितना है 2 इंटू वेलोसिटी कितना है 2, 2 इंटू 2 प्लस मास ऑफ बी कितना है, मास ऑफ बी इज 1 इंटू 3, तो माई आंसर इज डेफिनेटली 7, राइट, 7 kg मीटर पर सेकेंड, राइट। ऑल राइट, last question, today's last question, question number 30. Work done by force F to move a block of mass 2 kg from A to C very slowly is 76 lambda joule. तो lambda कोई constant है, आपको निकालना होगा, okay. The force F is always acting tangential to the path. Equation of path is x square is equal to 8y and BC is a straight line which is tangent on the curve. Okay, AB at point AB at point B. Okay, चलिए tangent to the curve AB at point B. Okay. The value of lambda is, okay, first of all सबसे key word इस question में ये है, work done by the force of mass 2 kg moving from A to B वेरी स्लोली करके दिया है क्वेश्चन में, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। बताइए, कोई भी कर्व पे अगर वेरी वेरी स्लोली मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है भाई, आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो उस नॉर्मल रिएक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर का या एम वी स्क्वायर बाई आर का कोई कहानी नहीं है, बिकॉज यू आर मूविंग स्लोली, योर वी इज नेग्लिजिबल, एम वी स्क्वायर बाई आर इज नेग्लिजिबल, राइट। इस चीज को दिमाग में रखते हुए, तो व्हाट इज द नॉर्मल इक्वल टू कोई भी कर्व का, स्ट्रेट लाइन में तो भाई आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, कर्व का कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे if that angle is say theta, वो एलिमेंट अगर थीटा एंगल बना रहा है with the horizontal, तो what are the forces acting इस ब्लॉक पे भाई ऊपर खींचने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये देख लेते हैं। what is the downward force acting, ये तो mg sin थीटा है प्लस म्यू mg cos थीटा, राइट, दोनों डाउनवर्ड है बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑल्सो डाउनवर्ड। तो भाई आपको स्लोली मूव करना है तो इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इनटू वॉट एवर दिस लेंथ डी एस इज। चलिए थोड़ा केयरफुली लिखते हैं, वर्क डन डी डब्ल्यू बाई दिस पर्टिकुलर फोर्स विल बी एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस। ओके, तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू डी एस वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क, एंड फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस। तो स्लोली मूव करने के लिए आई हैव टू डू एटलीस्ट दिस मच वर्क, करेक्ट। अब थोड़ा केयरफुली देखिए, अब देखिए ये लिखता हूँ एम जी इंटू डी एस साइन थीटा, आप बताइए क्या होगा, डी एस है ये एंगल थीटा है, तो डी एस का साइन थीटा क्या होगा, डी एच के बराबर होगा, तो दैट विल बी एम डी एम जी इंटू डी एच, राइट। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका हाइट वाला कंपोनेंट। ओके, तो ये दूसरा वाला देखिए अच्छे से, ये इंटरेस्टिंग है, ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस, कॉस थीटा डी एस, डी एस का कॉस थीटा कंपोनेंट क्या हो गया भाई, ये हो गया डी एक्स हो गया, तो इंटू डी एक्स, राइट। अब टोटल वर्क के लिए आपको ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड ये ट्रिक भाई कब लगेगा, ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर मूविंग स्लोली, विच इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, करेक्ट। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक आपका कर्व्ड पाथ है, उसके बाद तो स्ट्रेट लाइन है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट, उसको कर लेते हैं। तो कर्व्ड पाथ में अगेंस्ट ग्रेविटी आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, एम जी एच वर्क करना पड़ेगा, एंड अगेंस्ट फ्रिक्शन आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, म्यू एम जी इंटू डी एक्स, एक्स वाले डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, राइट। तो भाई निकाल लेते हैं, टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पहले वर्क निकाल लेते हैं। अच्छा ये देखिए बी पे ये हाइट कितना है, एंड आपका देखिए इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8, करेक्ट। तो y का वैल्यू अगर 2 लगाएंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिख रहा है x इज 4, राइट, x का वैल्यू 4 है। ओके, अब भाई व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, ओनली फ्रॉम ए टू बी की हम बात करते हैं। वर्क डन बाय दिस फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी विल बी एम जी एच, दैट इज m कितना दिया हुआ है भाई, मास इज 2 kg, 2g h का वैल्यू कितना है 2 है, चलिए इंटू 2 प्लस व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, म्यू एम जी इंटू dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x का वैल्यू निकाला हुआ है 4, म्यू का वैल्यू कितना है भाई
mu का वैल्यू 0.5, राइट? म्यू बिटवीन ब्लॉक एंड पाथ ABC इज 0.5, so that is 0.5 mg into dx का इंटीग्रेशन ये वाला x हो जाएगा, whose length is 4. ओके, तो 2 and 2 कटा, दिस इज 40 plus 40, दिस इज 80 जूल ना. तो A से B तक आने के लिए कितना वर्क हो गया? 80 जूल हो गया. चलिए B से C तक तो आप जानते हैं ना, दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड ये क्वेश्चन में दे रखा है तो स्लोप इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट B. तो भाई चलिए यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं. दैट कैसे आएगा भाई? dy by dx से आएगा, करेक्ट? तो dy by dx एट विच पॉइंट? एट y इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4. चलिए तो वो वाला इक्वेशन आपका क्या है भाई? y इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8, dy by dx इज 2x अपॉन 8, दैट इज x अपॉन 4. x का वैल्यू 4 था भाई, तो चलिए सिंपल हो गया, 4 अपॉन 4 1. दैट मीन्स थीटा इज tan थीटा इज 1, थीटा इज 45 डिग्रीज. तो ये वाला पार्ट का लेंथ 10√2 दिया हुआ है, दैट लेंथ इज 10√2. ओके, एंगल इज 45. तो स्ट्रेट लाइन पे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल जो फोर्सेस जिसके कर्वेचर की वजह से mv²/r वाला पार्ट, यू डोंट हैव टू वरी. भाई आपको इस स्ट्रेट लाइन पे उठाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? अगेंस्ट ग्रेविटी एंड अगेंस्ट फ्रिक्शन, स्लोली फास्टली डजंट मैटर, राइट? तो आपको ऊपर उठाने के लिए अगर आप ज़्यादा भी फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका उड़ जाएगा, वहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, बट वी आर मूविंग स्लोली. तो कितना फोर्स लगेगा यहाँ पे या कितना वर्क होगा? डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स विल बी mg साइन. अब यहाँ पे भाई वेरिएबल नहीं है ना, ये तो कांस्टेंट है, mg साइन 45 प्लस म्यू mg cos 45 इनटू वट एवर डिस्प्लेसमेंट यू हैव टू डू, दैट इज 10√2, राइट? मिनिमम यही फोर्स है टू स्लोली मूव इट टॉप, राइट? स्लोली मूव इट अबव. चलिए तो ये क्या हो गया भाई? m का वैल्यू कितना है? 2 10, ओके, साइन 45 1/√2 प्लस म्यू का वैल्यू 1/2, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, cos 45 इज 1/√2 अपॉन 10/√2. ओके, तो √2 कटा, दिस इज 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 इंटू 10, तो दैट विल बी 300. तो टोटल वर्क डन इज भाई उधर वाले पार्ट में 80 आया. क्वेश्चन में यही पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 80 वाला कहानी, राइट? ये कैसे निकाला है याद भी रख सकते हैं. तो मूव फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट इज द फोर्स इफ वी आर मूविंग स्लोली? दैट विल बी mgh प्लस म्यू mg, ये वाला लेंथ x ना, हॉरिजॉन्टल लेंथ. ओके, तो दैट इज 80 प्लस 300, दैट इज 380 जूल, करेक्ट? तो 380 इज 76 इंटू लैम्डा. ओके, दिख रहा है 38 tens, 38 2s, lambda is 10 upon 2, 5, right? The value of lambda is 5. All right, so this completes the second 1/3 of DPP4. चलिए, let us meet in the next class where we will talk about the last part of DPP.